चलिए जी। देखिए आप लोग का एग्जाम है 17 फरवरी से, बिहार बोर्ड वाले, है कि नहीं। और आज के क्लास में हम लोग पूरे गणित का, आपका जो एनसीईआरटी की मैथ है, हर एक टॉपिक से, हर एक चैप्टर से, और जो एग्जाम से रिलेटेड है वही प्रश्न आएगा। वही प्रश्न का मतलब क्या होता है बच्चे, कि प्रश्न का टाइप आता है ना। एग्जैक्ट प्रश्न जो आप किताब में बना रहे हो वही प्रश्न, वही उत्तर नहीं देता है, वही भाषा नहीं देगा, बस क्या करेगा, टाइप। इस टाइप का प्रश्न आपको क्या करना है, बनाना है। और बिहार बोर्ड के सभी प्रश्नों को अगर एनालाइज किया जाए, पिछले 10 साल के अगर क्वेश्चन को देखा जाए, तो हर एक चैप्टर से क्वेश्चन उठा के डालता है। ऐसा कोई चैप्टर नहीं जिस चैप्टर से आपको प्रश्न नहीं आएगा। बट क्या है, मेन चीज है क्या, टाइप। बच्चे क्या करता है, क्वेश्चन बनाता है, क्वेश्चन बनाते बनाते जाता है, लेकिन उसको पता नहीं टाइप क्या है ना। तो ये वाला जो क्लास है आपका लगभग 2-2.5 घंटे की क्लास चलेगी। इसमें हम लोग आज आधी किताब का क्या करेंगे, हर एक टाइप को देखना है जो एग्जाम पर्पज से बनाया गया है। ये क्लास एग्जाम से रिलेटेड है। आपका एग्जाम कैसे होगा, किस मेथड में होगा, टाइप क्या होगा, उसी टाइप के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे हर एक प्रश्न को दिया जा रहा है, सॉल्व किया जा रहा है। और याद रखिएगा, हर एक चैप्टर से प्रश्न लिया गया है। हम क्वेश्चन के साथ साथ उसका जो फॉर्मूला होता है, टाइप क्या है, हर एक चीज को बताएंगे, है ना। अगर आप मॉडल सेट बनाए होंगे, जो बच्चे जिसका एग्जाम फरवरी में है, तो आप आज का क्लास देखकर समझ में आ जाएगा कि मेरा टाइप ऐसा ही है मॉडल सेट में, है कि नहीं। तो ये आज की जो क्लास, जो भी बच्चे ऑफलाइन या लाइव इसको देख रहे हैं, या जो बाद में इसको देखेंगे, आपको क्या करना है, शुरुआत से लेकर अंत तक इसकी 2 पार्ट आएगी। एक अभी देख रहे हैं, एक और वीडियो इसकी आएगी। इतना अगर आप देख लेते हैं और सभी टाइप को अगर आप सीख कर जाते हैं, तो आपका 80+ नंबर आना श्योर है, आएगा ही आएगा, है ना। समय को बर्बाद नहीं करते हुए चलिए हम लोग पहला प्रश्न लेते हैं। पहला प्रश्न में क्या है बच्चे, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोग निकालेंगे जो कि सबसे पहले आपके क्वेश्चन से टकराएगा। आप जब पन्ने पलटेंगे प्रश्न का, सबसे पहले आपको जो टकराएगा वो क्या होगा, एचसीएफ फाइंड करने। क्या करेगा, एचसीएफ फाइंड करने। तो देखो एचसीएफ कैसे निकाला जाता है। 196 और 38,220 का हमें क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। अब ध्यान से देखना, हम लोग इसको अपनी भाषा में मौसौ कहते हैं। क्या कहते हैं, मौसौ कहते हैं। तो हम लोग बचपन में जब 6 क्लास 7 क्लास में थे, तब मौसौ बनाने का जो हमारा तरीका था वो अलग था, है ना। लेकिन क्लास 10 में एचसीएफ कैसे निकाला जाता है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम। क्या निकाला जाता है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम। वो एल्गोरिदम क्या कहता है बाबू, ए बराबर बी इंटू क्यू प्लस आर, बी इंटू क्यू प्लस आर। जहां पे ये जो आर होगा, या तो ये 0 होगा या 0 के बराबर होगा, लेकिन हमेशा बी से क्या होगा, छोटा होगा। बी से क्या होगा, छोटा होगा। आर का मतलब क्या था, शेषफल, है ना। देखो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे एचसीएफ बनाने के लिए, आप सब बस ध्यान से देखते जाओ, चुपचाप बस देखो कि हमें करना क्या है ना। जब आप वीडियो को पूरा देखेंगे, अभी आप लाइव मेरे सामने बच्चे ऑफलाइन है, बाद में जब इसको आप वीडियो एनालाइज कीजिएगा, फिर आपको समझ में आएगा, है कि नहीं। इसलिए हम इस क्लास को रिकॉर्ड कर रहे हैं, ताकि ऑफलाइन के बाद आप इसको दोबारा भी देख सके। आज शाम तक ये अपलोड हो जाएगी। चलो बाबू देखो, तो सबसे पहले इनको सॉल्व करने का तरीका क्या है, इन दोनों में से देखो बड़ा कौन है। कौन बड़ा है बाबू, 38,000 हमें क्या दिख रहा है, बड़ा दिख रहा है। तो इसको बनाना है ए, क्या बनाना है, ए बनाना है। तो 38,220 को हमने क्या बना दिया, ए के पोजीशन पे रखा। अब जो छोटी संख्या उसको बनाइएगा बी, क्या बनाएंगे, बी। 196 क्या हो गया हमारा, बी हो गया। अब बात आता है क्यू और आर का। क्या था, क्यू और आर का। ये चीजें हमें हमें खोजना पड़ेगा। कैसे खोजेंगे, तो हम क्या करेंगे, 196 में गुना करके देखेंगे। 196 में क्या करना है, गुना करना है। और वह किसके करीब पहुंचना चाहिए, 38,220 के करीब, है कि नहीं। अब देखो ये 3 अंक की संख्या है, ये कितना अंक की संख्या, 5 अंक की संख्या। जब इनमें आप 3 अंक की संख्या से गुना करेंगे, तो ये लगभग पहुंच जाएगा कहां पे, 38,220 के आसपास। तो इनमें 195 से गुना करने पे पूरा का पूरा हो जाता है, प्लस का क्या हो गया, 0। देखो जब तक हमारा शेषफल 0 नहीं हो जाता है, तब तक ये प्रोसेस हम चलाते रहेंगे, समझ में गया। अब देखो यहाँ पे एचसीएफ कौन होगा, एचसीएफ कौन होगा, जो हमारा बी रहेगा वही कौन रहेगा, एचसीएफ रहेगा। कितना हो जाएगा, 196। देखो ये वाला प्रश्न से शायद आपको नहीं समझ में आए, इसलिए हम एक और इसका प्रश्न ले लेते हैं। इसका प्रश्न एक और लेते हैं, जैसे दिया हुआ है 135 और 225। इनका हमें एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना चाह, एचसीएफ। इन दोनों में देखो बड़ी संख्या कौन है, 225। इसको मानेंगे हम क्या, बी, ए मानेंगे। क्या मानेंगे, ए। 225 को ए के पोजीशन से होल्ड करेंगे, और 135 को बी के पोजीशन पे लाएंगे। कहां पे, बी के पोजीशन पे आ गया। अब देखो 125 में तुम कितना से गुना करो कि 225 हो जाए। अगर हम 2 से करते हैं, 13 26 हो जाता है। कितना हो जाएगा, 26। यह है अधिकतम कितना है, 22। 1 से गुना करना होगा, कितना गुना करना होगा, 1 से। तो 225 में अगर 135 में 2 से गुना कर देते हैं, इससे बाहर हो जाएगा, है कि नहीं। अब 225 में 135 को घटाओ, बचेगा कितना, 90। ये क्या हो गया हमारा, शेषफल हो गया। क्या शेषफल 0 हुआ, नहीं हुआ। अब क्या करेंगे, अगला स्टेप में क्या होता है, जो बी होता है ना, वो ए के पोजीशन पे आ जाएगा, 135। और जो हमारा शेषफल है वो बी के पोजीशन पे आ जाएगा। कहा जाएगा, बी के पोजीशन पे। कितना हो जाएगा, 90। समझ में गया। बस इतना ही स्टेप को याद रखना है। शेषफल अगर 0 नहीं हुआ है, बी ए के पोजीशन पे आएगा, और शेषफल कहां आएगा, बी के पोजीशन पे आएगा। 90 में 2 से गुना करोगे तो 180 हो जाएगा। यहाँ है कितना, 135। गुना कितना करोगे, 1 से।
135 में 90 घटाओ कितना बचेगा? अभी भी शेषफल हमारा 0 नहीं हुआ। फिर क्या करेंगे, जो बी है ए के पोजीशन पे आएगा, 90 हो गया, और जो हमारा आर है वो किसके पोजीशन होल्ड करेगा? बी का, 45 हो गया, गुना 2 करेंगे, 90 90 बराबर हो गया, बचेगा कितना? 0, शेषफल 0 हो गया। जहां पे शेषफल 0 होगा, जिस टर्म में शेषफल 0 हो जाएगा, वहां पे एचसीएफ आपका निकल गया, और एचसीएफ कौन होगा? बी। 45 क्या होगा हमारा? एचसीएफ हो जाएगा। समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं। तो पहला टाइप क्या है? एचसीएफ फाइंड करना। अगर जब भी आपको एचसीएफ निकालने बोले तो किसका प्रयोग करो? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम, ये वाला प्रोसेस आपको यूज करना है। समझ में गया? चलिए एचसीएफ की कहानी यहाँ पे समाप्त करते हैं। अब इसी में अगला टाइप आपका क्या है? क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें आपको एचसीएफ और एलसीएम निकालने बोलता है। क्या बोलता है? एचसीएफ और एलसीएम। चलिए आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट पे 140 क्या है बाबू? 140 कहेगा अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में इसको क्या कीजिए? व्यक्त कीजिए। अभाज्य गुणनखंड यानी कि जिसको तब तक तोड़ना है जब तक ऐसी संख्या आ जाए जिसका कोई गुणनखंड नहीं हो सकता। जैसे 2 का गुणनखंड होगा, 3 का होगा, 5 का होगा नहीं, तो उसे क्या कहते हैं? अभाज्य गुणनखंड, यानी तब तक उसको तोड़ते रहना है कि नहीं है? अब इसको क्या बोला है प्रश्न? आपको प्रश्न क्या बोला? अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखिए, है ना? क्या बोला बच्चा? लिख देते हैं अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखे। अब इस प्रश्न को कैसे बनाएंगे ध्यान से समझिएगा। 140 है, इनका क्या कहा? पहले तो अभाज्य गुणनखंड करो, जो गुणनखंड आएगा उसका क्या कैसे रूप में लिखना है? गुणनफल के रूप में लिखना है। ऐसे प्रश्न को सॉल्व करने के लिए हम करते क्या है? ध्यान से बस समझिएगा। अभाज्य गुणनखंड बच्चे को समझ नहीं आता कि सर टुकड़ा कैसे करे, 140 का टुकड़ा कैसे करे। जिसको समझ में नहीं आता उसके लिए आसान सी भाषा है, लॉस निकालो। क्या निकालो? लॉस। तो 140 का हम एलसीएम निकालेंगे भाग देने के लिए। अब देखो विभाजन का नियम पता होना चाहिए। कक्षा 5 में विभाजन का नियम बताया जाता है। अगर आप शुरू से पढ़ते हुए आए हैं तो क्लास 5 में विभाजन का नियम है कि नहीं है? तो बच्चे किससे डिवाइड होगा? 2 से। 70 आएगा, फिर कितना से होगा? 2 से। 35 आएगा, कितना से होगा? 5 से। कितना आ गया? 7। देखो अब 7 एक ऐसी संख्या है इसका कोई खंड नहीं हो सकता। यही होता है अभाज्य गुणनखंड, यानी तब तक तोड़ो जब उसका खंड होना क्या हो जाए? बंद हो जाए। देखिए तो इनका जो गुणनखंड हुआ क्या हुआ? 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। इनको चाहे तो हम घात के रूप में लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 5 गुना 7। बस इसी रूप में प्रश्न को लिखने बोला। 140 का अभाज्य गुणनखंड का गुणनफल हो गया 2 का स्क्वायर गुना 5 गुना 7। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। समझ आ गया? कोई दिक्कत नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या कहता है? देखो आपका हर एक चैप्टर बाय चैप्टर आपको हम बता रहे हैं। पहला चैप्टर आपको क्या बोला? एचसीएफ ज्ञात करो। दूसरा अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल में अगर पूछे तो ऐसे बनाना है। तीसरा आपको क्या कहेगा? एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें। एचसीएफ अब निकाले, लेकिन एलसीएम कैसे निकालेंगे? क्या इस विधि से एलसीएम निकालना है? नहीं, इस विधि से एलसीएम नहीं निकालना है। जैसे आपको प्रश्न दे दिया है, क्या कहा? 336 और 54 का एचसीएफ एंड एलसीएम निकाले। ये आपका टाइप है बाबू, क्वेश्चन का टाइप है, बता रहे हैं। एग्जैक्ट ये नंबर आए या नहीं आए, लेकिन आपको याद रखना है जब भी आपको प्रश्न दे दे 2 संख्या का एचसीएफ और एलसीएम आपको मांगे तो ये प्रोसेस यूज करना है आपको, जो प्रोसेस हम आपको बता रहे हैं। समझ गया? तो हम क्या करेंगे बच्चे? एचसीएफ निकालने के लिए और एलसीएम निकालने के लिए, अभी एचसीएफ हम कैसे निकाले थे? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम। या तो आप यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का यूज करके इन दोनों का एचसीएफ निकाल लो, या आप गुणनखंड विधि से इनका क्या करो? एचसीएफ निकालो। तो हम क्या करेंगे? गुणनखंड विधि से इनका एलसीएम निकालेंगे। गुणनखंड विधि से एलसीएम निकालने के लिए दोनों का गुणनखंड करना होगा, है कि नहीं? तो हम रफ पेज में या कहीं भी, या हम सामने ही इसका गुणनखंड कर लेंगे। 2 से भाग देंगे, कितना बार में लगेगा? 168 बार में। कितना? 168। 2 से देंगे 8, 84 बार में। फिर 2 से देंगे कितना होगा? 2 दूनी 4, 42 होगा। 2 से देंगे कितना होगा? 21। 3 से देंगे कितना हो गया? 7। अब 7 के बाद इसका खंड नहीं है क्या? नहीं, इसका हो गया। तो इसका देखो कैसे लिखेंगे? 2 पर पावर 4। क्या लिखेंगे बच्चा? 2 पर पावर 4 गुना 3 गुना 7। इसी तरह से 54 का भी हम खंड कर लेंगे। कितना होगा बच्चा? 27। कितना होगा? 3 9 3 से 3। इसका हो गया 2 गुना 3 पर पावर 3। ठीक है ना? 2 गुना 3 पर पावर 3। अब इन दोनों का देखो हमें क्या निकालना? सबसे पहले एचसीएफ। क्या निकालना? अच्छा एचसीएफ निकालना। कैसे लिखेंगे? देखिए इस तरह से लिखेंगे। 336 का जो खंड आया है वो आया है 2 पर पावर 4 गुना 3 गुना 7, और 54 का जो खंड आया है ये आया है 2 गुना 3 पर पावर 3। हमें एचसीएफ चाहिए। कहते हैं बच्चा एचसीएफ, तो हमें कॉमन खोजना है दोनों में। क्या खोजना है? कॉमन। देखो इसमें 7 है क्या? नहीं, 7 तो खत्म हो गया। 7 खत्म हो गया ना, 7 नहीं आएगा। 2 दिख रहा है इसमें। इसमें 2 की संख्या कितना है? बस एक बार 2 आया है। इसमें 2 कितना बार आएगा? 4। तो क्या कॉमन 1 ही 2 होगा ना? 1 2 कॉमन हो गया। इसमें 3 की संख्या एक बार है, इसमें 3 की संख्या कितना बार है? 3 बार। लेकिन कॉमन बस एक बार ही होगा ना। ये हो गया कितना? 3 गुना 2 6। एचसीएफ का वैल्यू कितना निकल गया? 6। एलसीएम
क्या निकालेंगे? एलसीएम। अब ध्यान से देखो यहाँ पे एलसीएम कैसे निकालते हैं। एलसीएम निकालने का यहाँ तरीका ये होता है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। जैसे हम लिखते हैं n1 मतलब पहली संख्या, n2 मतलब दूसरी संख्या, बट्टे एचसीएफ करेंगे। क्या करेंगे? एचसीएफ। n1 का मान कितना है? 336। n2 का मान कितना है? 54। बट एचसीएफ कितना निकला है? 6। 6 नंबर कितना होता है? 54। अब 336 में 9 से आप गुना कर दीजिए, 336 में 9 से गुना कर दीजिए, ये आ जाएगा 3024। कितना आ जाएगा? 3024। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। ध्यान से एक बार और आपको हम रिपीट करवा रहे हैं। जब दो संख्या का आपको एचसीएफ पूछे और क्या पूछे? एलसीएम पूछे, गुणनखंड विधि से पहले उनको तोड़ लीजिए। एचसीएफ निकालने के लिए दोनों में जो कॉमन रहेगा उसको चुन लेना है। जिस बच्चे को कॉमन लेने में दिक्कत होती है और थोड़ा सा डिटेल्स में बता देते हैं। देखो, दो 336 का जो गुणनखंड आया, क्या आया है? 336 का गुणनखंड आया है 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। फिर क्या है? 3 गुना 7, ठीक है ना। 54 का आया है 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3, यही है ना। अब कॉमन क्या है? अगर जिस बच्चे को समझ नहीं आता, देखो यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, एक घेरा मार दिए, 2 हो गया। अब देखो यहाँ 2 है, कहीं 2 है नहीं है, यहाँ 3 3। और कुछ मिल रहा है क्या? घेरा लग रहा है क्या? नहीं, जिसमें घेरा लगा बस वही पे क्या होगा? एचसीएफ होगा। 6 हमारा क्या हो गया? एचसीएफ हुआ। जिसको नहीं समझ में आ रहा है, ये घात से समझ में नहीं आ रहा, इस तरीका का उपयोग कर लेना। समझ गया? चलिए, तो आप 3 तरह के क्वेश्चन देख लीजिए। पहला आप एचसीएफ निकाले, विपरीत विभाजन का यूज करना है। दूसरा में गुणनखंड बस इस रूप में छोड़ देना है। तीसरा, जब हमसे एचसीएफ पूछे, एलसीएम पूछे, तो आपको क्या करना है? गुणनखंड विधि से एचसीएफ निकाल लेना है। फिर एलसीएम निकालने के लिए पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, बटे क्या कर देना है? एचसीएफ कर देना। समझ में आ गया? चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। यह क्वेश्चन एचसीएफ और एलसीएम से ही रिलेटेड है। आपको क्या करेगा? दो संख्या का आपको प्रश्न क्या कहा गया? जैसे प्रश्न हम लिख देते हैं, दो संख्या का गुणनफल, दो संख्या का गुणनफल ये देके रखा हुआ है 2366। दो संख्या का गुणनफल दिया हुआ कितना? 2366। अरे, और उन्हीं दो संख्या का एलसीएम देके हमें रखा है, एलसीएम देके रखा हुआ है 182। एलसीएम कितना देके रखा है? 182। अब हमें क्या कहा कि इसका एचसीएफ निकालो। क्या निकालो बच्चा? एचसीएफ निकालो। बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है ये। अब देखो, इससे पहले जो हम अभी प्रश्न सॉल्व किए क्वेश्चन नंबर 3, उसमें हमने क्या किया? एचसीएफ और एलसीएम निकाला। क्या निकाला था? एचसीएफ और एलसीएम। और एलसीएम निकालने के लिए हमने एक मेथड का यूज किया, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बटे एचसीएफ। यही यूज किए थे ना, पहली संख्या बटे पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बटे एचसीएफ। अब हमारे पास क्या है? ऑलरेडी दो संख्या का गुणनफल देके रखा हुआ है, यानी ये वाला जो है ये क्या है? n1 इंटू n2 का मान दिया हुआ है कि नहीं है। एलसीएम हमें दिया हुआ है, एचसीएफ फाइंड करना है। तो कैसे निकालेंगे? एलसीएम कितना दिया हुआ है? 182। दो संख्या का गुना कितना दिया हुआ है? 2366। और एचसीएफ का हमें पता नहीं है। क्या नहीं? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो। क्या करो बच्चा? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 2366 को भाग कौन दे देगा? 182। और कितना बार में भाग दे देगा? बताइए। 13 बार में। कितना बार में? 13 बार में। एचसीएफ का मान कितना निकल जाएगा? 13। टाइप समझ में आ रहा है क्या है? आपको दो संख्या का गुणनफल दे देगा, एलसीएम दे देगा, आपको कहेगा एचसीएफ निकाले। अब इसी प्रश्न को थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। इसका एचसीएफ कितना निकला है? 13 निकला है। अगर हम प्रश्न को ये थोड़ा सा ये कर दे, एलसीएम की जगह पे हम, चलो एलसीएम मानो नहीं है और हमें दे दिया क्या? एचसीएफ। कितना दिया है? 13। और हमसे मांग क्या लिया इस बार? एलसीएम मांग लिया। क्या मांग लिया बच्चा? एलसीएम। कैसे निकालेंगे? मेथड यही जाना है। क्या लिखना है? एलसीएम बराबर n1 इंटू n2 बटे क्या करना है? एचसीएफ करना है। एलसीएम निकालना है, एलसीएम का मान नहीं पता। दो संख्या का गुणनफल कितना है? 2366। एचसीएफ का मान कितना दिया है? 13। काटेंगे कितना बार में? 182 बार में। एलसीएम का मान निकल गया 182। तो मोटा मोटी तौर पे हमें करना क्या है? चाहे हमें वो क्या करे? एचसीएफ दे दे, चाहे हमें एलसीएम दे दे, मेथड यही जाना है। इसी से हमारा आंसर निकलेगा। अब इसमें एक मेथड और है, प्रश्न घुमाएगा कैसे? दो संख्या का गुणनफल देके ना आपको क्या करेगा? एक संख्या दे देगा, कहेगा मान लो पहली संख्या 25 है, एचसीएफ इतना है, एलसीएम इतना है, दूसरी संख्या ज्ञात करो। समझ में है? समझ में है ना? तो एक ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहां से रिलेटेड है? एलसीएम एंड एचसीएफ। टाइप कितना बन रहा है? पहला टाइप एचसीएफ एलसीएम निकालो। दूसरा क्या करेगा? आपको दो संख्या का गुणनफल देगा, कहेगा एचसीएफ फाइंड करो। तीसरा क्या करेगा? दो संख्या का गुणनफल दिया, एचसीएफ दे दिया, कहेगा क्या निकालो? एलसीएम निकालो। ठीक है। अब इस बार क्या करेगा? आपको पहली संख्या दे देगा, आपको एलसीएम दे देगा और आपको एचसीएफ भी दे देगा, कहेगा दूसरी संख्या निकालो। इतना टाइप बनाता है। समझ रहा है? तो आपको थोड़ा सा फोकस रहना है। अगर इनमें से कोई भी प्रश्न आए, बस यही आपको फॉर्मूला लगाना है, एलसीएम बराबर n1 इंटू n2 बाय एचसीएफ करना है। हर प्रश्न सभी का तोड़ यहीं से बाहर आएगा। समझा गया? चलिए, जैसे हम अभी आपको एक प्रश्न लेके समझाते हैं। हम आपको क्या करेंगे? n1 देंगे, एलसीएम देंगे, एचसीएफ देंगे, n2 निकालना है। क्या निकालना है? n2 निकालना है। चलो बाबू, क्वेश्चन नंबर 4 ही बता रहे हैं।
एलसीएम वाला ही बता रहे हैं। आपको क्या करेगा बच्चा, दो संख्याओं का गुणनफल दे देगा। दो संख्या क्या करेगा, गुणनफल। मान लो n1 इंटू n2 का गुणनफल हमें दे देता है। ये दिया हुआ है, मान लीजिए 11,844। दो संख्या का गुणनफल दिया हुआ है कि नहीं। इसका एलसीएम दिया हुआ है, एलसीएम दिया हुआ है 3024। कितना दिया बच्चा, 3024 दिया हुआ है। अब इसका मान लीजिए आपको एचसीएफ भी दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, एचसीएफ भी दिया हुआ है 6, ठीक है। और इसमें पहली संख्या भी आपको दिया हुआ है n1, n1 का मान दिया हुआ 336। हमें वो कहा n2 का मान बताइए। यह टाइप एलसीएम से ही रिलेटेड है। अब आपके मॉडल सेट को जब पिछले कई सालों के क्वेश्चन को देखे तो एलसीएम से ही चार अलग अलग तरह के क्वेश्चन में दिख रहा है। पहला आपको भी बताए ही, तो ये चौथा टाइप का क्वेश्चन है और पूछेगा ही पूछेगा, समझा गया। इसलिए इसको बारीकी से पढ़ के जाइए। चलिए अब n2 निकालना है, तो हमें सबसे पहले क्या करना है, मान लेना है n2 हमारा x है। n2 क्या है बच्चा, x है। अब इनको सॉल्व करने के लिए एलसीएम के मेथड से जाएंगे। एलसीएम बराबर होता है n1 इंटू n2 बटे क्या होता है एचसीएफ, है कि नहीं। एलसीएम का मान कितना दिया हुआ है 3024। कितना दिया बच्चा 3024। n1 का मान कितना दिया हुआ है 336। n2 क्या माने हम, x माने। एचसीएफ का मान कितना है 6 है कि नहीं है। अब 6 से क्या करेगा, डिवाइड करेगा। कितना बार में, 6 5 से 30, 4 का 36, कट गया। मेरे पास आ क्या गया 3024 बराबर 56 गुना x। ये गुना में है, इधर आएगा क्या हो जाएगा भाग में। तो हम इसे लिख सकते हैं x बराबर 3024 बट्टे क्या लिखना है 56 लिखना है कि नहीं है। 56 से इसको काट के कितना बार में कट जाएगा, 56 से काटोगे ये 54 बार में पूरा का पूरा कट जाएगा। x का मान कितना निकल गया 54, और x किसको माने थे n2 को, कितना निकल गया 54। क्वेश्चन नंबर पहला याद करो। क्वेश्चन नंबर पहला में आपको एचसीएफ एलसीएम बताए थे, यही संख्या था 336 और 54, और उसका एचसीएफ कितना आया था 6 आया था। कितना आया था 6 आया था। वही क्वेश्चन है, उसी को मेथड करके आपको हम बताए, समझा गया। तो ये तरीका भी आप याद रखिएगा। अगर n1 पूछ ले, n2 पूछ ले, कुछ भी पूछ ले और मान दिया हुआ है तो बस ये वाला यूज करना है, समझा गया। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले टाइप की तरफ, ध्यान से समझिएगा। आपके बोर्ड एग्जाम को देखते हुए हर एक प्रश्न को बताया जा रहा है ना। और ये प्रश्न कहाँ से आ रहा है, किस सेक्टर से आ रहा है, जो बच्चे पढ़े हैं उनको बहुत बारीकी से समझ में आएगा। आपके क्वेश्चन में बार बार आपको दिया जाता है कि पहचानो कौन परिमेय है और कौन क्या है अपरिमेय है। तो ऐसे ही एक क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। देखो बच्चे ये बात जानते हो, ये वाला जो क्वेश्चन है बाबू 9 क्लास से उठा के दिया हुआ है। कहां से उठाया है 9 क्लास में, कहा कि 10 क्लास में ये चीज नहीं है। और आपके मॉडल सेट में बहुत, हर एक मॉडल सेट में क्वेश्चन दिया हुआ है, पहचानो कौन परिमेय है कौन अपरिमेय है। तो जो बच्चा क्लास 9th को अच्छे से पढ़े हो परिमेय और अपरिमेय की क्लास, फटाक से उसको समझ में आ जाएगा कौन परिमेय है और कौन अपरिमेय। चलिए एग्जांपल लेते हैं 2.3, ऊपर रेटिंग लगा हुआ है, बी में दिया हुआ है रूट 13 गुना रूट 13। उनके बाद क्वेश्चन नंबर 3, सॉरी एग्जांपल नंबर 3 में है 441, और चौथा में है 10/100, 10/100 होल रूट लगा हुआ। अब ये आपको 4 एग्जाम्पल है, इनमें से आपको पता करना है कि इनमें कौन सी संख्या अपरिमेय है, कौन सी संख्या क्या है अपरिमेय है। बताओ कैसे पहचानोगे, हमें पहले सॉल्व करना होगा, देखना होगा। जिस बच्चे को रूट याद नहीं फंस जाओगे, रूट याद होना चाहिए। जैसे क्लास 9th में हम पढ़े थे, अगर सेम रूट वाले आपस में गुना करे तो ये रूट हट जाता है। कैसे, देखो क्लास 9 में एक नियम है कि नहीं है। जैसे मान लीजिए रूट ए गुना रूट बी, रूट ए गुना रूट बी, ये क्या कर सकता है रूट दोनों अंदर आके गुना कर सकता है। जबकि ये मेथड था और इससे हमें ये बताया गया था कि अगर दो अलग अलग संख्या रूट के अंदर हो तो ये दोनों अलग अलग अपना रूट लगा सकता है कि नहीं है। अगर दोनों अलग अलग है तो दोनों एक रूट के अंदर आ सकता है। यहाँ पे मान लो कि यह 13 ए है और ये क्या है बी है, तो ये रूट के अंदर आएगा कि नहीं आएगा, रूट के अंदर आएगा। 13 गुना 13 169 होता है, इसका रूट कितना हो जाता है 13 हो जाता है। 441 का कितना हो जाता है 21 हो जाता है, होता है या नहीं होता है। ठीक है, चलो देखो अब यहाँ काटेंगे 10 से 10 बार में कितना होगा 1/√10। √10 का तो कोई वैल्यू ही नहीं होता है कि नहीं। ये परिमेय, ये परिमेय, ये परिमेय, और ये क्या हो गया अपरिमेय हो गया, है कि नहीं है। तो ये वाला आंसर हमारा क्या हो जाएगा 1/√10। यहाँ संख्या रिपीट हो रहा है, बस 3 ही रिपीट हो रहा है, कोई और हो रहा है क्या। इसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, इसको भी p/q के रूप में लिख सकते हैं, इसको भी p/q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन √10 का कोई निश्चित मान नहीं है, इसलिए इसको p/q के रूप में कभी नहीं लिख सकते हैं। तो आंसर क्या होगा √10, 10/100 होल रूट, है कि नहीं है। अगर मॉडल सेटिंग में अगर आप इसको टिक नहीं किया तो आपका आंसर गलत। समझ में आया ये कैसे होगा। तो याद रखिएगा, आपसे पूछेगा पहचानिए इनमें कौन परिमेय है और कौन अपरिमेय है। तो पहचानने के लिए उनको पहले सॉल्व करो, बारीकी से देखो किसका रूट स्क्वायर निकल रहा है, किसका नहीं निकल रहा है। जिसका निकल रहा है, समझ गया। चलिए
ये आपका है क्वेश्चन नंबर 5वां। और देखिए अगले आगे बढ़ते हैं। अगला टाइप में आपको जो क्वेश्चन पूछेगा वो पूछता है दशमलव प्रसार के बारे में। किसके बारे में बच्चा? दशमलव प्रसार। इससे पहले क्वेश्चन नंबर हम क्या पढ़े थे? सीधी कीजिए कि रूट 5 क्या है? अपरिमेय संख्या। उसमें थोड़ा सा आवाज शायद कटा हुआ है कहीं पे। उस क्वेश्चन को हम लाइव सेक्शन की क्लास में पूरा डिटेल्स में पढ़ाए हैं। जिस बच्चे को नहीं समझ में आया, अगर वीडियो से समझ में नहीं आएगा तो उनका एक पूरा का पूरा क्लास ही है ना, रूट 5 वाला, रूट 3 प्लस रूट 2 वाला। आप वहां पे जाके उनको क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर लेते हैं 7। हम सीखते हैं क्या बच्चे? दशमलव प्रसार। क्या सीखेंगे? दशमलव प्रसार। आपके मॉडल सेट का टाइप उठा रहे हैं, जो एग्जाम का पैटर्न है, पैटर्न बाय पैटर्न आपको हम समझा रहे हैं। हर एक पैटर्न को समझाएंगे, एक भी पैटर्न नहीं छूटेगा। समझ में आ गया? इसलिए बस आप इनको, इस क्लास को पूरी तरह से आप देखिए। हर एक क्वेश्चन का निचोड़ आपको यहाँ मिल जाएगा कि क्वेश्चन कैसे बनाना है। चलो बाबू, क्या कह रहा है? दशमलव प्रसार बताना है। तो आपसे दशमलव प्रसार में पूछेगा कि यह शांत है या क्या है बच्चा? अशांत है। शांत और अशांत जानने के लिए हमें एक मेथड दिया गया है। मेथड क्या दिया गया है? जैसे P बाय Q के रूप में कोई चीज लिखा हुआ है, तो जो Q का अभाज्य गुणनखंड होगा, Q का क्या होगा बच्चा? अभाज्य गुणनखंड होगा। उनका जो टुकड़ा होगा, अगर वो 2 पर पावर n इंटू 2 पर पावर m इसके रूप में आता है, तो उसका दशमलव प्रसार हर हालत में क्या होगा? शांत होगा। अब ये चीज हम कैसे समझेंगे? ध्यान से समझिएगा। जैसे मान के लिए लिखा हुआ है 25 बटे, लिख दिए क्या? 25, या 125 बटे 25 लिखा हुआ है, तो हमें ऊपर से कोई मतलब नहीं है। जब भी आपको दशमलव प्रसार पूछे तो आपको अंश से कोई मतलब नहीं है, मतलब बस कहां रखना है? हर से। इनका हर का क्या करना? आपको फैक्टर करना, गुणनखंड करना। 25 का गुणनखंड करोगे क्या आएगा? 5 और 5 क्या आएगा? अच्छा 5 गुना 5 आएगा कि नहीं आएगा? अब देखो क्या यह इस रूप में है, तो आपको कहेंगे सर 5 का स्क्वायर तो हुआ, लेकिन 2 का स्क्वायर कहाँ है? 2 है क्या? नहीं है। अगर सिर्फ 5 रहे, यहां से देखिएगा, अगर सिर्फ 5 रहे तब भी 2 पर पावर 0 लगा के इसको हम इस रूप में ला सकते हैं। 2 पर पावर 0 का मतलब हुआ 1। कितना हुआ? 1। और इसमें गुना करेंगे तो ये वाला चीज आ जाएगा, है कि नहीं है? कहने का अर्थ ये हुआ, अगर गुणनखंड में सिर्फ 5 आता है, सिर्फ क्या आएगा? 5। वनली 5 आए तब भी शांत होगा। वनली 2 आए तब भी क्या होगा? शांत होगा। अगर बोथ यानी कि दोनों आ जाए, तो 2 और क्या होगा? 5, तब भी क्या होगा? शांत होगा। 2 और 3, 2 और 5 के अलावा अगर कोई और नंबर आ जाता है, जैसे 3 आ जाता है, जैसे 7 आ जाता है, 9 आ जाता है, तो वो क्या हो जाएगा? अशांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अशांत हो जाएगा। समझ गया? चलिए आपको हम कुछ क्वेश्चन से सॉल्व करके देते हैं ताकि आपको समझ में आए। फिर भी याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा ही पूछेगा। दशमलव प्रसार बताओ, शांत है या अशांत है? उनके लिए क्या करना है? जो आपका हर होगा, हर का गुणनखंड करो। हर का क्या करो? गुणनखंड करो। अगर वह इस रूप में आता है तो शांत होगा, अगर नहीं आता क्या होगा? अशांत होगा। तो आपको एक शांत और एक अशांत हम बताते हैं। चलिए बाबू देखिए, एक संख्या दिया हुआ है 13 बटे 3125। इस क्वेश्चन से आप रूबरू हुए होंगे बहुत पहले ही, है ना? जो बच्चा बुक को बनाया है तो उसको पता होगा ये क्वेश्चन कहाँ से आया है। चलिए बच्चे, हमें क्या करना है? पता करना है इसका दशमलव प्रसार क्या है। क्या है बच्चा? दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है? तो इनको बनाने के लिए हम करते क्या है? हमें इनसे कोई मतलब नहीं, 13 से कोई मतलब नहीं है। हमें मतलब किससे है? नीचे वाले से। हर का फैक्टर करेंगे। हर का क्या करना है? फैक्टर। इसका गुणनखंड करो। क्या करो? गुणनखंड। 3125 का हम क्या करेंगे? गुणनखंड। जिस बच्चे को नहीं आता गुणनखंड, जाके 5 क्लास में पढ़िए। कितना से भाग लगेगा बच्चा? 5 से भाग लगेगा, कितना आएगा? 625 आ जाएगा। फिर 5 से लगेगा, कितना आ जाएगा? 125। फिर 5 से लगेगा, कितना आएगा? 25। फिर 5 से लगेगा, कितना आ गया? कितना बार 5 आ गया? 5 बार 5 आया। कितना आया? 5 बार 5। तो ये क्या हो गया? 13 बटे 5 और पावर 5। 13 बटे 5 और पावर 5। अभी जस्ट आपको हम बोले कि अगर सिर्फ 5 आ जाए तो भी क्या होगा? शांत होगा। 2 पर पावर 0 नीचे कर देंगे, 2 पर पावर 0 क्या कर देंगे? शांत हो जाएगा। अगर सिर्फ 2 आ जाएगा तब भी क्या होगा? शांत होगा, है कि नहीं है? तब भी क्या होगा? शांत होगा। कितना बार आपको याद रखना है? ये क्या हो गया? शांत हो गया। क्यों? क्योंकि सिर्फ इसका फैक्टर में क्या आया? 5। अब देखो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं जिसमें दिया हुआ है 64 बटे 455। 64 बटे 455 बताना है कि ये शांत है या अशांत है। समझ में गया? तो हमें क्या करना है? सबसे पहले 455 का खंड करना है। तो इसका जब खंड कीजिएगा आप, ये आ जाएगा 5 गुना 7 गुना 13। क्या जाएगा बच्चा? 5 गुना 7 गुना 13। देखो इनका इनका फैक्टर में 5 तो है, लेकिन साथ में क्या है? 7 और 13। हमें वो नहीं चाहिए। हमें बस या तो 5 चाहिए, या तो सिर्फ 2 चाहिए, या तो 5 और 2 चाहिए। इनके अलावा अगर कोई और संख्या आता, सीधे बोलिए क्या है? अशांत। क्या है बच्चा? अशांत है। याद रखिएगा इस चीज को, पूछेगा ही पूछेगा। समझ में गया? शांत और अशांत वैसे हम क्या करेंगे? निकालेंगे। शांत और अशांत निकालने का तरीका क्या है? उसका हर का क्या करना है? गुणनखंड। क्या करना है? गुणनखंड। अगर उसके गुणनखंड में सिर्फ 5 रहे, शांत बोलेंगे। सिर्फ 2 रहे, शांत बोलेंगे। 5 और 2 रहे, शांत बोलेंगे। 5 2 के अलावा कोई और संख्या अगर गुणनखंड में आ गया, क्या बोलेंगे? अशांत बोलेंगे। कोई दिक्कत नहीं। चलिए हम बढ़ते हैं अगली टाइप की तरफ।
हर एक क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगर कोई आधा क्लास करके चले जाते हो, नहीं समझ में कुछ आएगा। इसका दो पार्ट आएगा, अगर दोनों पार्ट अगर आप एकदम फोकस से देख लेते हैं, जो बच्चा मान लो पूरा साल आधा छेदा करके मैथ पढ़ा, थोड़ा बहुत पढ़ा है कि नहीं है, अगर आप इतने ही क्वेश्चन को बार बार रिवाइज करके चले जाते हैं तो आपका 50+ मार्क्स निश्चित हो जाएगा, श्योर हो जाएगा। जो मेहनत नहीं किया उसके लिए बोल रहे हैं, और जो मेहनत किया है, अगर इस सारे टाइप को आप तैयार करके जाते हैं जो अभी आपको हम बता रहे हैं टाइप बाय टाइप, अगर आप कर लेते हैं तो 80+ आपका मार्क्स आएगा, आएगा, गारंटेड है। समझ में गया? इसलिए पूरा वीडियो देखिए, आप घर में जो भी बच्चे देख रहे हैं पूरा का पूरा वीडियो देखिए। चलो दूसरा टाइप हम लेते हैं बच्चे, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 ये एक टाइप है जो कि आपका मॉडल सेट पे आधारित है। मॉडल सेट क्या है? इस टाइप का क्वेश्चन आपको पूछेगा, याद रखिएगा, इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछेगा ही पूछेगा। दिमाग में सेट कर लो, जैसे लिखा हुआ है क्या बच्चे, एक्स पावर 3, एक्स पावर 3 इसका स्क्वायर लगा हुआ है, फिर ब्रैकेट में दिया हुआ है एक्स क्यूब माइनस 8, कहा इसका घात बताओ। क्या पूछा है? घात बताओ। क्वेश्चन आप बनाए हैं, आपको याद होगा। बहुत बच्चे फंस जाएगा कि सर कैसे इसका घात बताए। वो क्या करेगा, बिना सॉल्व किए ही घात देखेगा, एक्स का किया है क्यूब, मार देगा सर कि इसका घात अधिकतम कितना हो गया 3, गलत, आंसर गलत, चला गया आपका 1 नंबर। ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है ये, चला जाएगा आपका 1 नंबर। तो इनको घात कैसे बताना है, आप में से कोई बनाए हैं? कैसे बनाए होंगे? पहले मल्टीप्लाई करना होगा, यह गुना में इसको तोड़ेंगे, उनके बाद ही घात बनाएंगे। बस इनको देखकर आप घात दे दोगे तो गलत। देखो ये क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या बच्चा? ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस का क्या करेंगे, बी स्क्वायर। इसको ब्रैकेट में ऐसे ही रखना होगा, है या ना? क्या होगा, एक्स का स्क्वायर 2 तिया 6x प्लस का 9, एक्स क्यूब माइनस 8। ठीक है, देखो ये ऑब्जेक्टिव में अगर पूछे, आप कैसे भी गुना कर लो, कुछ करो, उससे मतलब नहीं, क्योंकि वहां ऑब्जेक्टिव टिक लगाना है कि नहीं है। देखिए तीनों से गुना करेगा, एक्स गुना करेगा एक्स क्यूब से, गुना में पावर जुड़ता है, गुना में पावर क्या होता है, जुड़ता है। कितना हो गया 5। अब देखो कि कोई अगर गुना करेगा तो ये करेगा कितना होगा 4, कितना होगा 4 होगा। एक्स का अधिकतम घात कहाँ गया 5, पूरा गुना नहीं भी किए आंसर मिल गया। ठीक है, हमें ये गुना करके नहीं बताना, करना है क्या? नहीं। यहाँ से देखो 2 से गुना करेंगे 3 में, एक्स का स्क्वायर गुना एक्स का क्यूब, गुना में पावर जुड़ता है, एक्स का पावर कितना हो गया 5 हुआ, या हम पूरा गुना करके ही दिखा देते हैं। 5 हो गया प्लस 8, सॉरी माइनस का क्या होगा 8 एक्स स्क्वायर हो गया, 6 से गुना करेंगे, प्लस का 6 एक्स पावर 4, 8 से क्या 48, माइनस का 48 एक्स प्लस का 9 एक्स का क्यूब, माइनस से कितना हो जाएगा 72। अधिकतम घात कहाँ है 5, यानी इसका जो घात होगा वो कितना हो जाएगा 5, हमारा क्या होगा आंसर होगा। तो जब भी आपसे घात पूछेगा, क्या पूछेगा बच्चे, घात पूछेगा, तो क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। बिना सॉल्व किए अगर आप घात मारते हो 3, आंसर गलत। पहले सॉल्व करो, उनके बाद जवाब दो। याद रखिएगा ये टाइप का क्वेश्चन पूछता है, और आपके हर मॉडल सेट में 2 से 3 क्वेश्चन ये है कि नहीं है। तो ये टाइप आपको ये हो गया, पूछेगा ही पूछेगा। समझ गया? चलिए आगे बढ़े, हम आगे बढ़े। अब अगला टाइप हम बढ़ते हैं। याद रखना कि हर एक क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसलिए दिमाग में बैठा के चलो, एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटना चाहिए। समझ में गया? थोड़ा पानी पी लेते हैं, गला बैठ गया। समझ में आ रहा ना? 9 कितना देगा 9। देखिए टोटल हम लोग 50 क्वेश्चन करने वाले हैं। याद रखिएगा कितना, 50 क्वेश्चन करेंगे, और एक क्लास में 25 क्वेश्चन। फिर अगली क्लास जो कल होगी उसमें कितना करेंगे 50, और ये 50 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि पूरा एग्जाम का निचोड़ होगा। अगर इतना 50 क्वेश्चन ही अगर कोई बच्चा करके जाते हो, फिर भी जो पूरा साल नहीं पढ़े हैं, फिर भी वो मैथ में अच्छा खासा नंबर करके आ सकते हैं। लेकिन हाँ, ये अभी बचा हुआ जितना भी दिन है आपके पास, बचे हुए 12 दिन में, अगर इतना जो आपको हम टाइप बता रहे हैं, इसी टाइप को अगर बहुत अच्छे से तैयारी करते हैं तो आप फेल तो नहीं होंगे, इतना तो गारंटेड है कि नहीं है। और जो बच्चे अच्छे से पढ़े हैं, हर एक टाइप को क्या करो, रिवीजन करके जाना। समझ में गया? चलिए अगला हमारा जो टाइप है, आपका क्वेश्चन आपको कहेगा क्या, शून्य ज्ञात कीजिए। क्या कीजिए? शून्य ज्ञात कीजिए। शून्य ज्ञात करने के लिए याद रखिएगा, शून्य ज्ञात कीजिए। शून्य ज्ञात करने के लिए जब भी आपको कहेगा, और कहेगा ही कहेगा, 2025 के फाइनल एग्जाम में मैथ किस दिन है आपका, जल्दी बोलो कितना है, 18 को, 18 फरवरी को आपसे कहेगा, एक समीकरण देके कहेगा इसका क्या निकालो, शून्यक निकालो। तो शून्यक कैसे निकालेंगे? शून्यक निकालने का तरीका होता है गुणनखंड करना। क्या करना था? गुणनखंड करना। समझ गया? तो जिसको गुणनखंड नहीं आता है, जिसको गुणनखंड नहीं आता है, तो उसका भी वीडियो पड़ा हुआ है, उसका भी वीडियो पड़ा हुआ, हर एक वीडियो आपको मिल जाएगी, क्योंकि हम लाइव क्लासेस चला रहे हैं, है ना। और ये पिछले चैप्टर का क्वेश्चन है, तो वहां पे आपको मिल जाएगी। समझ में गया? चलो एक क्वेश्चन लेते हैं और शून्यक निकाल के हम आपको बताते हैं। तो देखो क्या होगा कि इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा के पूछेगा। कैसे पूछेगा? जैसे क्वेश्चन दिया हुआ बाबू, ध्यान से समझिएगा, 5x² प्लस 7x और माइनस का 12 है कि नहीं। कहता है कि शून्य अल्फा
और बीटा है। इनका शून्य क्या है? अल्फा और बीटा है। तो 5 इंटू अल्फा प्लस बीटा का मान होगा। क्वेश्चन आप देखे हुए हैं, अगर नहीं देखे हैं तो आपका आंख में रकम दी हुआ था। आपके मॉडल सेट का क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छी टाइप का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या होगा, देखो बच्चे, नॉर्मली आपके बुक में क्या है, सिर्फ शून्य निकालने के लिए बोला, लेकिन एग्जामिनर क्या करेगा तो उनको थोड़ा सा जटिल बनाएगा। जटिल बनाएगा क्या करेगा, कुछ आइटम को ऐड करेगा। अब यहाँ क्या क्या देखो, क्या कहा दिया, एक समीकरण है, एक बहुपद दिया हुआ है ना, समीकरण कर रहे, एक बहुपद दिया हुआ है, इनका कोई शून्यक है, जिसको क्या कहा दिया, अल्फा प्लस बीटा का दिया, अल्फा और बीटा का दिया। आपको कहा कि इनका मान बताओ। बच्चे अब यही बच्चे का दिमाग फंस गया कि ये आखिर अल्फा बीटा है क्या, ये अल्फा बीटा है क्या, कहां से आएगा अल्फा बीटा। तो आपको ध्यान से समझना, ये अल्फा बीटा कुछ नहीं है, इनका जो शून्यक निकालोगे ना, क्या कहा, के शून्यक, के शून्यक, ये नहीं दिख रहा है, इनका शून्यक, तो पहले शून्यक निकालो ना। अधिकतम घात कितना है, 2, द्विघात बहुपद है ना, द्विघात बहुपद में शून्य की संख्या कितना, 2 होता है, एक है अल्फा और एक है बीटा, एक शून्य को अल्फा कहेंगे, तो क्या कहेंगे, बीटा। तो इनको पहले इनका शून्य निकालो। शून्य निकालते हैं गुणनखंड का मेथड से, गुणनखंड करके। गुणनखंड करने जो बच्चे नहीं जानते हैं जाके देख लीजिएगा, हम्बली रिक्वेस्ट है, क्योंकि यहाँ अगर हम बताएंगे तो ज्यादा समय लगेगा, ठीक है। देखो फिर भी ऊपर ऊपर से हम बता रहे हैं, पहला पद को गुना करना कितना से, एक ए एक्स स्क्वायर को गुना करना है सी से, ए एक्स स्क्वायर को गुना किससे करना है, सी से, कितना हो जाएगा, 12 पंचे 60, 60 का एक्स स्क्वायर है कि नहीं है। हमारा बी एक्स जो है वो कितना है बच्चे, 7 है। द्विघात बहुपद का जो रूप होता है वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस का सी बराबर 0। जब हम इनका गुणनखंड करते हैं तो क्या करते हैं, पहले ए एक्स स्क्वायर गुना सी करते हैं, एक्स स्क्वायर गुना सी करते हैं, फिर उसके बाद जो हमारा बी एक्स होता है बाबू, क्या करता है, बी एक्स को हम तोड़ते हैं, क्या करते हैं, तोड़ते हैं। ऐसे दो टुकड़ों में, ऐसे दो टुकड़ों में मान लो ए और क्या बी, इनको जोड़ने या घटाने पर बी एक्स प्राप्त होना चाहिए। क्या प्राप्त होना चाहिए, बी एक्स प्राप्त होना चाहिए, और इनको आपस में गुना करने पे ए एक्स स्क्वायर गुना सी प्राप्त होना चाहिए। समझ गया, ये चीज हमें करना है। तो ये ए और बी कहां से आता है, ए और बी कहां से आएगा सर, आखिर हम कैसे वो दो संख्या खोजे कि जोड़ने पे बी एक्स हो जाना चाहिए, गुना करने पे कितना हो जाना चाहिए, ए एक्स स्क्वायर। देखो ए एक्स स्क्वायर गुना सी का मान, ए एक्स स्क्वायर कितना है 5x, सी कितना है 12, 5x स्क्वायर गुना माइनस का 12 कितना होगा, माइनस 60x स्क्वायर, हुआ कि नहीं हुआ। अब हमें क्या चाहिए, ए बी, दो टुकड़ा चाहिए, दो टुकड़ा कहां से आता है बच्चे, इसी का एलसीएम से आता है। एलसीएम निकाल लो, कितना होगा 3, कितना हो जाएगा 15, कितना होगा 3 5, यही हुआ ना। क्या हुआ, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5। टुकड़ा कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखिएगा, 2 गुनी 4, अगर क्या बचता 3 5 15, 15 में 4 घटाएंगे तो 11 ही बचेगा, यहाँ लाना कितना है 17, नहीं होगा। एक संख्या बना दो, 2 गुनी 4 किया 12, और टुकड़ा क्या देते हैं 5, 12 5, 12 गुना 5 कितना हो जाएगा 60 होगा, और 12 में से 5 घटाएंगे तो 12 में से 5 घटाएंगे कितना बचेगा, 7 बचेगा, हो गया। टुकड़ा कितना आ गया 12 और 5 का आ गया ना। अब इनको लिखिए 5x स्क्वायर, यही dx को ए बी में तोड़ देना है, तो माइनस लिखना है क्या बाबू, देखो ये प्लस में है ना, लिखेंगे माइनस 5x प्लस का 12x माइनस का 12, समझ गया। टुकड़ा ऐसे तोड़ना है बराबर। अब कॉमन लेंगे, कितना कॉमन आ जाएगा 5x से, कितना आ जाएगा x माइनस 1, यहाँ कॉमन कितना से लेंगे 12 से, x माइनस 1, हो गया बाबू। चलिए बाहर का अंदर कर देंगे, 5x माइनस 5x प्लस का 12, और यहाँ क्या होगा x माइनस का 1 हो जाएगा, है ना। अब शून्य चाहिए, क्या करेंगे 5x प्लस का 12 बराबर 0, और यहाँ x माइनस 1 बराबर 0। देखो 12 को भेजेंगे, 12 को भेजेंगे क्या होगा माइनस होगा, 5 गुना में इधर लेके आ जाएंगे क्या हो जाएगा भाग में, एक शून्य निकल गया, क्या माइनस 12 बचा 5, यहाँ x बराबर कितना हो गया 1 हो गया, हुआ कि नहीं हुआ, आया ना। चलिए ध्यान से देखते चलिए, अब यही है हमारा एक अल्फा और एक क्या है बीटा। अल्फा का मान हो गया माइनस 12 बचा 5, और बीटा का मान हो गया 1, है कि नहीं। अब हमें उसका मान सहित लिखेंगे। अब 5, अल्फा का मान कितना है माइनस 12 बचा 5, बीटा का मान कितना है 1 है, वही था ना, अल्फा प्लस बीटा कर दिए। चाहे तो इनको भिन्न का जोड़ करें, या बहुत आसान है, हर एक टर्म को 5 से गुना कर दो, जैसे 5 गुना माइनस 12 बचा 5 गुना 5 गुना 1, 5 से 5 कट गया, माइनस 12 प्लस का 5 कितना हो जाएगा माइनस 7, ये हमारा क्या होगा आंसर। समझ गया, कहां से आंसर कैसे आया, शून्य यही दिया था अल्फा और बीटा, जो एक्स का शून्य का आएगा। समझ गया, यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है हर एक बच्चे के लिए जो इस बार फाइनल का एग्जाम में बैठने जा रहा है। तो आपको याद रखना है कि अगर शून्य से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो ऐसे ही कुछ घुमा के क्वेश्चन देगा। समझ गया, इसको आप नोट कर लीजिएगा, बार बार बनाइएगा, ताकि एग्जाम में यह प्रश्न आए तो छूटे नहीं। चलिए बाबू सुनिए, अगला जो हमारा टाइप है, एक तो आपसे बोलेगा शून्य ज्ञात करने के लिए, दूसरा आपसे क्या कहेगा बच्चा, बहुपद ज्ञात करने, क्या कहेगा बहुपद ज्ञात करने। अब ये बहुपद ज्ञात करने के लिए अगर आपसे कहेगा तो क्वेश्चन का टाइप क्या रहेगा, ध्यान से समझिएगा। आपको क्या कहेगा, क्वेश्चन नंबर कौन सा जा रहा था 10वां, क्या करेगा बाबू देखिएगा, क्या कहेगा शून्य का, बात मत करो, शून्य का योगफल, शून्य का योगफल दे देगा,
और शून्यक का गुणनफल दे देगा। क्या दे देगा? शून्यक का गुणनफल है ना। मान लीजिए शून्यक का योगफल आपको दे दिया है 1/4, क्या दे दिया है? 1/4, और इसका गुणनफल दे दिया है क्या? -1। अगर यह द्विघात बहुपद है तो उनका दो ही शून्यक होगा, एक अल्फा और एक क्या होगा? बीटा होगा। इनको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखते हैं शून्यक का योग। मान लेते हैं शून्यक उसका पहला अल्फा है, दूसरा क्या है? बीटा है। क्या लिखेंगे? अल्फा प्लस बीटा। इसका वैल्यू कितना दिया है? 1/4। शून्यक का गुणनफल क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा। इसका मान कितना दिया है? -1। इसको भी पी बाई क्यू के रूप में लिख दो, है कि नहीं है? अब देखो द्विघात बहुपद में शून्यक का योग क्या होता है बच्चा? -b/a, -b/a ये होता है ना। इसको हम क्या कहते हैं? माइनस बी क्या आता है? देखो x का गुणांक माइनस x का गुणांक घटते क्या बोलते हैं? एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक, है कि नहीं है? और इनको क्या बोलते हैं बाबू? अचर पद, अचर पद, अचर पद बट्टे क्या कहा जाता है? एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब ध्यान से समझिएगा एक द्विघात बहुपद होता कैसे है? ax² प्लस bx+ c बराबर 0। x कहाँ होता है बच्चे? b के ऊपर। देखो ये जो x है इसके साथ क्या लगा रहता है? b लगा रहता है कि नहीं? x के साथ क्या लगा रहता है? b। और एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होता है? a होता है। तो जब हम शून्यक का योग करते हैं, क्या करते हैं? शून्यक का योग करते हैं तब हम लिखते हैं -x का गुणांक। तो x के साथ लगा रहता है कौन? b। इसके लिए हम लिखते हैं क्या? -b। क्या लिखते हैं? -b। और एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होता है? a। बच्चे क्या लिखते हैं? a लिखते हैं। अचर पद होता है कौन बच्चा? c। कौन होता है? c। इसलिए हम लिखते हैं c बट्टे एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होता है? a। अब इसी को आप इस तरह से लिखते हो -b/a और c/a। सुनना ये चीज आती कहां से? समझ गया ना। अब देखो यहाँ पे a का वैल्यू कितना है? 4 है, बट यहाँ a का वैल्यू कितना है? 1 है। हमें a, b और c का मान चाहिए। क्या चाहिए? a, b और c का। बहुपद बनाने के लिए a, b और किसका मान चाहिए? c का। बट देखो यहाँ a का दो मान है, एक मान 1 है, दूसरा मान कितना है? 4 है। हम एक ही बहुपद में a का दो मान नहीं स्थापित कर सकते हैं, तो हमें क्या करना होगा? दोनों को पहले बराबर करना होगा। इनमें अगर 4 से गुना कर दे बराबर हो जाएगा, a कितना होगा? फिर 4 होगा। तो यहाँ क्या करना होगा? 4 से गुना करना होगा। a को बराबर करने के लिए कितना से गुना करेंगे? 4 से। अभी 4 से गुना कर नीचे के तो ऊपर भी आपको करना पड़ेगा, है ना। ये हो जाएगा -4/4। तो c का वैल्यू कितना हो गया? -4। a का वैल्यू कितना हो गया? 4। यानी कि a सब जगह बराबर होना चाहिए, है ना। चलो अब यहाँ मान लिख लो। a का मान कितना है? 4। b का मान कितना है? माइनस है तो माइनस का 1, और c का मान कितना है? माइनस का 4। इसको बहुपद में बैठाओ। a के पोजीशन पे कौन जाएगा? 4। क्या जाएगा? 4x² माइनस है तो माइनस जाएगा। a b की जगह कौन जाएगा? a क्या होगा? x। और c की जगह कौन जाएगा? -4 बराबर 0, या नहीं भी लिखो, ये हमारा क्या हो जाएगा? बहुपद हो गया। ये क्या हो गया? बहुपद हो गया। यानी शून्य का योगफल से और शून्य का गुणनफल से बहुपद इस तरह से निकाला जाता है। समझ में गया? इनको याद कर लेना, रट्टा मार लेना, घोर के पी जाना। समझ में गया? क्योंकि आपको बोर्ड में पूछेगा ही पूछेगा। चलिए स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप ले सकते हैं। 10 क्वेश्चन नंबर क्या करेंगे? 11। बाबू ध्यान से देखो, अब तक आप 10 क्वेश्चन देख चुके हैं। ये 10 क्वेश्चन ये 10 टाइप था, 10 अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन, है कि नहीं। टोटल आपको 50 प्रकार के प्रश्न हम बताएंगे। हर एक प्रकार से आपको क्वेश्चन पूछेगा, दिमाग सेट कर लो। 50 टाइप आपको बता रहे, उसमें से जरूर है कि 35 से 40 टाइप आपसे पूछेगा ही पूछेगा, और एग्जाम में आप वैसा ही पाओगे। इसलिए जितनी भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं या जो मेरे सामने बैठ के पढ़ रहे हैं, हर एक टाइप को आप बारीकी से एनालाइज कीजिए और बहुत ज्यादा उसमें तैयारी करके आप जाइए, है ना। अगर आप चाहते हैं कि 75-80 नंबर चाहिए हमको, तो हर एक टाइप को बारीकी से याद करके जाना। समझ गया? चलो अब अगला टाइप हम आपको बता रहे हैं, जो कि आपसे पूछेगा लघु त्रिय में। आपको क्या कहेगा? px देगा, gx से क्या करने बोलेगा? भाग देने बोलेगा, है ना। क्या कहेगा? px को gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल ज्ञात करें। याद रखिएगा, ये लघु त्रिय में आपको पूछेगा। क्या कहेगा? px को gx से भाग देने पे क्या करना है आपको? शेषफल ज्ञात करना है। आप लोग तो जो न्यू बैच चल रहा है क्लास 10 की लाइव क्लास चली, उसमें तो भाग नहीं सीखे अभी तक। आप लोग भाग सिखा दिया है? कौन सा एक्सरसाइज में था ये? इनकी वीडियो होगी, इनकी भी वीडियो होगी। जो बच्चे यहाँ जो याद रखिएगा, जो बच्चे भाग देने के लिए नहीं जानते हैं, वो लाइव सेक्शन में आपको वीडियो मिल जाएगी, है ना। और पूरे 35 मिनट या 40 मिनट सिर्फ एक क्वेश्चन को बताए हैं कि भाग कैसे किया जाता है। समझ गया? तो वहां से जाके आप पूरा डिटेल्स में इसको सीख सकते हैं। आप सभी को बोल रहे हैं, जरूरत जिस बच्चे को है, जिसको लगता है कि हम भाग नहीं जानते हैं, तो आप जाके मेरे लाइव सेक्शन में
वहां पे आपको वीडियो की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां थंबनेल देखिएगा, लिखा रहेगा 10 मिनट में भाग करना सीखे, उस वीडियो को ओपन कीजिएगा और पूरा डिटेल्स में वहां पे भाग करने के लिए हम बताए हैं। समझ गया? चलिए फिर यहाँ देखते हैं, क्वेश्चन लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2 दिया हुआ है, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, बोलिए प्लस 5x माइनस का 3, इनको भाग देना है। भाग देने के बाद क्या करना है, हमें भागफल और शेषफल ज्ञात करना है। तो हमें भाग का नियम पता है, हम क्या करते हैं, हर बार पहले पद को क्रॉस करते हैं, काटते हैं। भाग का ये नियम होता है, किसी भी तरह से पहला पद को क्या करो, काटो, है कि नहीं? क्या करेंगे बच्चे, एक्स स्क्वायर से एक्स क्यूब को काटेंगे, तो कितना से भाग लगेगा, एक्स से भाग लगेगा, एक्स गुना एक्स स्क्वायर हो जाएगा एक्स का क्यूब। अब इसको इसके दूसरे पद से गुना करना है, ये प्लस में, ये किसमें है, माइनस में, समझ में ना, ये प्लस में और ये क्या है, माइनस में, गुना करेंगे एक्स गुना माइनस 2 क्या होगा, -2x। तो इनको देखो कि एक्स वाले कहीं पे है, यहाँ पे इनके सामने लिखेंगे -2x। अब क्या किया जाएगा, चिन्ह बदला जाता है, क्या किया जाता है, चिन्ह बदला जाता है, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये कट गया। अधिकतम घात कितना है इसका, स्क्वायर, उस पद को पहले लिखो, -3x स्क्वायर, प्लस और प्लस क्या होगा, प्लस 5 2 7 एक्स माइनस का 3। अब क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर से इस वाले पद को काटेंगे, तो देखो दोनों का घात तो सेम है, संख्या सेम नहीं है, यहाँ क्या है -3, तो -3 से अगर इसमें गुना कर दे तो क्या हो जाएगा, -3x स्क्वायर, -3 गुना -2 क्या होगा, प्लस का 6, प्लस का 6, चिन्ह बदलो, ये क्या होगा प्लस, ये क्या होगा माइनस, ये वाला पद कट गया, क्या हो जाएगा 7x माइनस का 9। देखो इसका अधिकतम घात 1 है, इसका अधिकतम घात कितना है, 2 है, भाग आओ नहीं लगेगा, हमारा भाजक से ये क्या हो गया, छोटा हो गया, इसको कहते हैं भाजक, इसको भाज्य कहते हैं, इसको भागफल, इसको शेषफल। चलो तो अब ये भाग नहीं लगेगा, लिखेंगे हमारा भागफल कितना आया, भागफल आया हमारा x माइनस 3 और हमारा शेषफल, शेषफल आया 7x माइनस का 9। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। समझ में गया कैसे बनाना है इसको, कोई दिक्कत? अगर जिस बच्चे को फिर बोल रहे हैं, क्योंकि अभी हम रिवीजन कर रहे हैं बाबू, इसलिए बहुत ज्यादा डिटेल्स नहीं ला सकते। अगर जिसको दिक्कत है, वीडियो अवेलेबल है, जाके देखिए, समझ में गया, वहां देखिए, बहुत बारीकी से समझाए, बहुत धीरे समझाए और आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर कितना हो गया था, 11। क्वेश्चन नंबर यहाँ देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 12। भाग से रिलेटेड एक प्रश्न और है, जो कि आपको फंसाने के लिए दिया जाता है। क्या करेगा, आपको 2x का मान दे देगा, 2x यानी एक बहुपद देगा, जैसे लिख दिया है एक्स क्यूब माइनस 3x का स्क्वायर प्लस एक्स प्लस का 2, एक बहुपद दिया हुआ है कि नहीं है? आपको क्या कहा, इसका जो भागफल है, भागफल देके रखा हुआ है, ये है x माइनस 2, कितना दिया हुआ, x माइनस 2, इनका शेषफल भी देके रखा हुआ है, शेषफल -2x प्लस का 4। हमसे ये पूछा इनका क्या बताओ, भाजक बताओ, क्या करो बच्चा, भाजक। तो विभाजन एल्गोरिदम क्या होता है, याद रखिएगा, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल, जोड़ क्या होता है, शेषफल होता है कि नहीं? हमारा भाज्य क्या है बाबू, भाज्य है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस का 2। भाजक हमें पता है क्या, नहीं है, भाजक पता है नहीं, तो लिखेंगे भाजक ही लिखेंगे, गुना भागफल कितना दिया हुआ है, x माइनस 2, शेषफल कितना दिया हुआ है, -2x प्लस का 4, है कि नहीं है? ध्यान से देखो, ये दोनों गुना में है, किसमें है, गुना में। जब इसको इधर लेके आएंगे, किधर बदल जाएगा, किधर बदलेगा, क्या बदल जाएगा, अच्छा भाग में, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस का x माइनस प्लस का 2, और ये क्या करेगा, x माइनस 2 से भाग दे देगा, कैसे भाग देगा, x माइनस 2 से क्या करेगा, भाग देगा, और इधर हमारा क्या बच गया है, भाजक जोड़ शेषफल, बच गया ना, जो जहां छोड़ दीजिए, जो जहां है क्या करो, छोड़ दो, हमें क्या करना, अब इसमें भाग देना, क्या करना, भाग देना। तो क्या करेंगे, x माइनस 2 से भाग लगाएंगे एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस का 2 से, x से x क्यूब बराबर करना, इसका घात 1 है, इसका घात कितना है, 3 है, कितना बार में बराबर हो जाएगा, स्क्वायर बार में, एक्स स्क्वायर गुना एक्स करेंगे, एक्स का क्यूब हो गया, एक्स स्क्वायर गुना -2 करेंगे, माइनस का 2x का स्क्वायर हो गया, चिन्ह बदलेंगे, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो ये वाला पद कट गया, 3 में से 2 गया, बचेगा कितना, -x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस का 2, इसका घात 1 है, इसका घात कितना है, 2 है, तो 1 से गुना कर दो, माइनस एक्स से, किससे बचा, माइनस एक्स से, ये हो गया माइनस एक्स का स्क्वायर, माइनस एक्स गुना -2 प्लस का क्या हो जाएगा 2x, चिन्ह बदलेंगे, प्लस होगा, ये क्या होगा माइनस, कितना हो जाएगा बच्चा, 2x में 1x गया, बचेगा कितना, माइनस का x प्लस का 2, दोनों का घात बराबर है, 1 से भाग लगेगा, कितना से, 1 से, तो माइनस का 1 से भाग देंगे, क्या हो जाएगा, माइनस एक्स माइनस गुना माइनस क्या होगा, +2, चिन्ह बदल जाएगा, प्लस और ये क्या हो गया, करके कितना गया, 0, कट गया ना। अब ये जो हमारा भागफल आया है, ये क्या होता, भागफल, वास्तव में ये हमारा क्या था, भाजक था, समझ गया, ये क्या था हमारा, भाजक था, भाजक का मान दे देंगे, लिख दीजिएगा भाजक बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1, ये हमारा क्या होगा
आंसर होगा। समझ गया? इस टाइप का क्वेश्चन को याद रखिएगा, यह भाग से जुड़ा हुआ प्रश्न है। दो प्रश्न आपको बताया, कहाँ पे नहीं रहना है, जो करने बोल रहा है बस वही करेंगे, जो जहां उनको छोड़ दीजिए। हमें जो मांगा, हमें क्या मांगा है, भाजक मांगा है। आप पूरा प्रोसेस में जाइएगा, क्या जरूरी है आपको, फिर एल्गोरिदम सेट करना है आपको, एल्गोरिदम पे आपको बैठाना है नहीं। हमसे क्या पूछा, भाजक। देखो ये क्या था हमारा, वास्तव में क्या था, भागफल था। क्या था बच्चा, भागफल था। भागफल से हम इसको भाग दिए, या इससे जब इसको भाग देंगे यही तो आएगा। नहीं समझ गया? इसका पोजीशन लाके यहाँ कर दो, आपका ये अपना पोजीशन यहाँ ले लेगा। समझ गया? यही, इसलिए हमारा भाजक क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस एक, ये हमारा क्या होगा, आंसर। यहीं पे छोड़ देना है, जवाब दे देना। ठीक है, चलिए अगला टाइप देखते हैं। हम लोग पहुंच जाते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण, है कि नहीं। बहुपद में इतना हो गया था। अब दो चर वाले रैखिक समीकरण में तीन तरह के क्वेश्चन आपसे पूछेंगे। कितने तरह से, तीन तरह से, तीन नहीं चार तरह से पूछेंगे। पहला तो आपको ग्राफीय विधि, अनुपात की तुलना, वर्ग गुणन, विस्थापन, समीकरण का हल, पांच तरह से प्रश्न पूछेगा। तो हम पांचों प्रकार आपको बता रहे हैं, बस ध्यान से बैठे रहिए आप। सबसे पहले हम लेते हैं ग्राफीय विधि से समीकरण का हल, क्वेश्चन नंबर 14। ग्राफीय विधि से क्या करेंगे, समीकरण का हल। आप एक्सरसाइज 3.2 एनसीईआरटी की किताब में एक क्वेश्चन है 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1, लड़का और लड़कियों की संख्या वाला, है ना। उसी क्वेश्चन से हम समीकरण लेते हैं और उनको ग्राफीय विधि से क्या करते हैं, हल करते हैं। देखो टोटल विद्यार्थी की संख्या कितना है, 10 है। प्रतियोगिता में भाग लिया हुआ है, जिसमें लड़की की संख्या जो है बाबू, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से कितना अधिक है, 4 अधिक है कि नहीं। तो लिखेंगे, देखो क्वेश्चन से आपको मतलब नहीं है, हमें समीकरण बनाना है, हम समीकरण बना रहे हैं, उसे ग्राफीय विधि से कैसे हल करेंगे, बस वो ध्यान देना आपको। समझ क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन क्या है, कहां से आया, उससे मतलब आपको नहीं है। ग्राफीय विधि से हल कैसे करते हैं वो चीज ध्यान देना। ठीक है, चलो माना लड़कियों की संख्या, इसको मान लेते हैं क्या है, एक्स है। या तो हम डायरेक्ट कर दें, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर देते हैं, या चलो दो समीकरण ही लिख देते हैं, उतना झमेला आपको नहीं करना। पहला समीकरण हमारा क्या है, या तो समझिएगा, एक समीकरण हमारा x प्लस वाई बराबर 10, समीकरण पहला। दूसरा समीकरण हमारा x माइनस वाई बराबर 4, यह है समीकरण दूसरा। इन दोनों समीकरणों से हमें क्या करना है, ग्राफीय विधि से समीकरण का हल निकालना। क्या निकालना चाहता, ग्राफीय विधि से समीकरण का हल निकालना। ग्राफीय विधि कैसे निकालते हैं, ध्यान से समझिएगा। हमें क्या करना होगा, दोनों समीकरण में से x और y का मान निकालना होगा। इनको कैसे बनाते हैं, ध्यान से समझिए। लिखेंगे समीकरण एक से, समीकरण एक, दो चर है हमारे पास, समीकरण एक क्या है बच्चा, x प्लस वाई बराबर 10, देख रहा है, x प्लस वाई बराबर 10। क्या करेंगे, ग्राफीय निरूपण करने के लिए दो चर में से एक चर को कहाँ भेज देंगे, राइट हैंड साइड। समझ गया? चलिए हम x को यहाँ रखते हैं और y को कहाँ भेज देते हैं, y के पास। अब यहाँ से शुरू होता है आपका दिमाग का खेल। यहाँ से शुरू किसका होता है, दिमाग का खेल। क्यों, क्योंकि ग्राफीय निरूपण में एक चर का मान तुम मानो, दूसरा चर का मान बाहर आ जाएगा। एक चर का मान तुम मानो, दूसरा चर का मान क्या होगा, बाहर हो जाएगा। समझ गया? चलिए तो हम क्या करेंगे, एक कॉलम बना लेंगे, एक्स और वाई। देखो बाबू ध्यान से समझिएगा, आप स्टैंडर्ड 10 के बच्चे हैं, इसलिए थोड़ा सा दिमाग को खोल के बैठिएगा। अगर हम वाई का मान 5 रखते हैं, वाई की जगह क्या रखते हैं, 5 है, 10 में से 5 घटेगा, 10 में से 5 घटेगा, बचेगा कितना, 5। यानी अगर y का मान हम 5 रखे तो x का भी मान कितना आएगा, 5 आएगा। मान लो अगर y का मान 4 रखते हैं, 10 में से 4 जाएगा, 6 बचेगा। y का मान 4 रखेंगे तो x का मान कितना आएगा, 6 आएगा। मान लीजिए अगर y का मान 3 रखते हैं, y की जगह क्या रखेंगे, 3, तो x का मान कितना हो जाएगा, 7 आ जाएगा। कॉलम तैयार हो गया। कम से कम 3 बिंदु आपको निकाल लेना है। उसी तरह से हम क्या करेंगे, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या है हमारा, x माइनस वाई बराबर 4। x को यहाँ रखिए, 4 प्लस वाई कर दीजिए और कॉलम बना लीजिए, कॉलम बना लीजिए। ध्यान से देखो, अगर कोशिश ये करना है आपका जो मान होगा 10 के अंदर रख, ताकि ग्राफ बनाने में आपको आसानी। 10 के कहाँ रखिए, अंदर। कोशिश करो कि हम ऐसा मान बैठाए कि हमारा मान कहाँ हो, जोड़ने या घटने के बाद भी 10 के अंदर नीचे ही रहे। तो मान लीजिए अगर y हम 1 दे दें, y क्या दे दे, 1, तो 4 1 कितना हो जाएगा, x का मान हो जाएगा 5। अगर हम y 2 दे दे, 4 2 कितना हो जाएगा, 6। अगर हम y 3 दे दे तो कितना हो जाएगा, 7। दोनों समीकरण से बिंदु निकल गया। अब इसको क्या करना है, ग्राफ पे उतारना है। कहाँ उतारना, अच्छा ग्राफ पे। ग्राफ की निरूपण बिना ग्राफ का सॉल्व नहीं होता है, इसलिए आपको ग्राफ बनाना ही पड़ेगा, है ना। आपको ग्राफ कॉपी दी जाएगी, याद रखिएगा एग्जाम। देखिए x का अधिकतम मान कहा गया है 7 तक, और y का अधिकतम मान कहा गया है 5 तक, और दोनों मान पॉजिटिव में है। कहाँ है बच्चा, पॉजिटिव में। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, ये एक्स एक्सिस होता है। और ये क्या होगा, y
ये माइनस एक्स और ये क्या होगा माइनस वाई। 1 2 3 4 5 6 7 8 माइनस में है नहीं है, नहीं लिखेंगे, नहीं है तो नहीं लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलो पहला समीकरण का बिंदु बैठाओ। x कितना है 5, y कितना है 5। देखिए x यहाँ y के सामने आपको क्या करना है, जो लाइन रहेगी x और y को मिलाना है, और इस बिंदु को क्या बोलेंगे, x 5 है और y भी कितना है 5 है ना। चलिए उनके बाद x 6 है, y कितना है 4 है, तो 4 यहाँ है, चलो, और 6 कहाँ है यहाँ पे, तो ये हो गया क्या x 6 y 4। बिंदु जब लिखिएगा तो आपको एक बात याद रखना है, पहले हम x लिखते हैं फिर क्या लिखते हैं y लिखते हैं। दूसरा हमारा क्या है y 3 और x कितना है 7 है, तो y 3 और x का 7, ये हो गया आपको x 7 y 3। पहले समीकरण के तीनों बिंदुओं को एक रेखा से मिलाएंगे। पहले समीकरण के तीनों बिंदु को क्या करना है, एक रेखा से मिला देना। मिला दिए, ये दर्शाएगा कि यह एक समीकरण का बिंदु है। चलो दूसरे समीकरण के बिंदु देखो क्या है, x 5 y 1, x 5 यहाँ है y 1 यहाँ है, यहीं पे आएगा, x 5 हो गया y कितना हुआ 1 होगा, x y 2 x 6, x 6 हो गया y 2 यहाँ पे है, वाह। ये वाला बिंदु क्या है x 6 y कितना है 2 है। और तीसरा बिंदु देखो क्या बच्चा y 3 और x 7, y 3 और x 7 यही पे है ना, यानी इस बिंदु के दो मान है, पहला समीकरण का भी और दूसरा समीकरण। अब इसको भी क्या करो, एक एरो से सॉरी एक सरल रेखा से इन सभी बिंदु को आपस में मिला देना है, और जिस बिंदु पे दोनों रेखाएं एक दूसरे को क्रॉस करेगी वही बिंदु इसका जवाब होगा, आंसर होगा। देखो इस बिंदु पे दोनों रेखाएं दूसरे को क्या किया क्रॉस किया, और इसका बिंदु क्या है 7 और 3, यानी x बराबर हो जाएगा 7 और y बराबर कितना हो जाएगा 3, यही होगा ग्राफीय निरूपण, आंसर। समझा क्या, यही क्या होगा ग्राफीय निरूपण से इसका जवाब होगा। और ये आपको कितने नंबर में पूछेगा 5 नंबर में। बच्चे जो वीडियो देख रहे हैं पूरा देखिए, हर एक टाइप को ध्यान से देखिए, ताकि आपका एक भी नंबर नहीं कटना चाहिए। समझ गया, ये ग्राफीय निरूपण हो गया। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले टाइप को लेकर। हाँ देखो, अगला टाइप जो आपसे पूछेगा वो कहेगा क्या अनुपातों की तुलना। तो थोड़ा सा यार थोड़ा सा आप देखो, जब भी आपको कहेगा अनुपातों की तुलना, क्वेश्चन में लिखा रहेगा क्या अनुपातों की तुलना, तो उनको कैसे सॉल्व करेंगे आप ध्यान से समझिएगा। अनुपातों की तुलना हम आपको बता रहे हैं, अनुपातों की तुलना, अनुपातों की तुलना। देखो अनुपात की तुलना जो किया जाता है कैसे किया जाता है ध्यान से समझिएगा। अगर a1 बाय a2 बराबर नहीं है b1 बाय b2 के बराबर c1 बाय c2, अगर यह अनुपात में आता है तो इसको हम करते हैं क्या कहते हैं बच्चा, इसका जो ग्राफीय निरूपण होता है कैसा होता है प्रतिच्छेदी रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा होगा क्या बच्चा प्रतिच्छेदी रेखा, ध्यान से समझिएगा। अगर a1 बाय a2 बराबर नहीं है b1 बाय b2 के, तो यह कैसा ग्राफीय निरूपण देगा प्रतिच्छेदी रेखा, जैसे भी बनाए थे है ना, एक दूसरे को क्रॉस किया था उसे क्या कहते हैं प्रतिच्छेदी रेखा। अगर प्रतिच्छेदी रेखा है तो उनका कितना हल होगा, केवल एक हल, केवल एक हल, या देखिएगा कितना हल होगा केवल एक हल, और जो केवल एक हल होगा उसका मान कैसा होगा संगत। थोड़ा सा ध्यान से समझिए बाबू, ध्यान से, थोड़ा इधर उधर ध्यान दो सबको। इससे बहुत ज्यादा 3 से 4 क्वेश्चन आपको पूछेगा, अनुपातों की तुलना से 3 या 4 क्वेश्चन पूछना है, और सारा क्वेश्चन यही डाटा से आपको उठा के पूछेगा। अगर उनका अनुपात a1 बाय a2 बराबर नहीं है b1 बाय b2 के, इनका ग्राफीय निरूपण कैसा होता है प्रतिच्छेदी रेखा। हल पूछेगा तो केवल एक, और संगत है या असंगत तो संगत मान, कैसा मान संगत मान। 3 क्वेश्चन छुपा हुआ है इसमें, ठीक है। चलिए दूसरा में देखिए, दूसरा में क्या कहता है, अगर a1 बाय a2 बराबर है b1 बाय b2 और बराबर नहीं है c1 बाय c2, इसे कहते हैं समांतर रेखा, समान समांतर रेखा। और जो समांतर रेखा होगा उसका कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, समझ गया। अगर इस अनुपात में आता है तो वो क्या होगा समांतर रेखा, कैसी रेखा बनाएगा ग्राफीय निरूपण जाएगा समांतर रेखा में, और जिसका समांतर रेखा होगा उसका कोई हल नहीं होगा, इसका कोई नहीं हल होता है, वो क्या होता है असंगत होता है, क्या होता है असंगत, समझ गया क्या होगा असंगत मान। अभी हम प्रश्न लेकर आपको समझाएंगे, टेंशन मत लो, सिर्फ आप इस अनुपात को याद रखना, क्योंकि यहीं से प्रश्न पूछेगा, और 3 क्वेश्चन तो फिक्स है कि पूछेगा ही, 3 क्वेश्चन फिक्स है। ऑब्जेक्टिव में आपको टकराएगा, सब्जेक्टिव में 1 से 2 क्वेश्चन टकराएगा, यानी 3 से 4 नंबर का यहाँ क्वेश्चन सिर्फ इस अनुपात से उठा के आपको पूछेगा, समझ गया, इसलिए याद रखेगा इसको। इसका अनुपात होता है अगर हमारा तीनों बराबर है, जैसे a1 बाय a2 b1 बाय b2 और बराबर है c1 बाय c2, ये क्या होता है समपाती रेखा होता है, समपाती रेखा।
इसका क्या होगा, अनेक हल होगा, अनेक हल होगा। और ये भी मान कैसा होगा, संगत मान होगा। ये 3 अनुपात याद रखना हर एक बच्चे को, ये 3 अनुपात याद रखना ही रखना है, ऑब्जेक्टिव यहीं से पूछेगा, है ना। कुछ देगा जो प्रतिच्छेदी जिस ग्राफी निरूपण है उसका मान संगत होता है या असंगत, क्या होगा, असंगत कि संगत होगा, संगत होगा। प्रतिच्छेदी ग्राफी निरूपण का मान संगत होता है। कितने हल होते हैं, 6 हल। जो समांतर होगा संगत होगा, असंगत, असंगत कितना हल होगा, कोई हल नहीं। जो संपाती होगा कितने हल, संगत या संगत, संगत। अरे इतना याद है ना, दो ऑब्जेक्टिव तैयार, 2 से 3 ऑब्जेक्टिव आपका तैयार। लिख के ले लो, आएगा ही, लिख के ले लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही, इसलिए हर एक क्वेश्चन को बारीकी से देखिए, हर एक टाइप आपके लिए इंपॉर्टेंट है ना। चलो अब इससे क्वेश्चन लेके हम आपको समझाते हैं। जैसे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ रहे हैं बाबू, क्वेश्चन नंबर 14 या 15 जो भी है, 14। चलिए ठीक, क्वेश्चन नंबर 14, 5x माइनस 4y प्लस 8 बराबर 0, 7x प्लस 6y माइनस 9 बराबर 0। यह क्या है बाबू, दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म दिया हुआ है, हमें अनुपात बताना है। देखो आपको समीकरण दे देगा और कहेगा बताओ कि यह ग्राफी निरूपण कैसा है, प्रतिच्छेदी है, समांतर या संपाती है, या पूछ लेगा यह इसका मान संगत है या असंगत है, या पूछ लेगा बताइए इसका कितने हल होंगे, है ना। सभी का जवाब एक ही प्रश्न से आपको दे देना है। कैसे देंगे, तो सबसे पहले क्या करना है, इनमें दोनों समीकरण में इसको मान लेते हैं समीकरण 1, इसको मानेंगे क्या, समीकरण 2। ये क्या बचा, दो चर वाले रैखिक समीकरण का जो स्ट्रक्चर होता है, ढांचा होता है, तो वो होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। क्या होता है, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। समीकरण का युग्म देगा, इसे बोलेंगे a1, इसे बोलेंगे b1, इसे क्या बोलेंगे c1। युग्म a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। तो पहले समीकरण में ये क्या होता है, a1 b1 और c1, a2 b2 और c2। सभी का मान ले लो, सभी का मान लिखो। a1 का मान कितना है 5, b1 का मान कितना है -4, c1 का मान कितना है 8, ए2 का मान 7, बी2 का मान 6, सी2 का मान -9। अनुपात में बैठा के देखेंगे, ए1 बाई ए2 करेंगे, क्या होगा 5/7, बी1 बाई बी2 करेंगे -4/100, सी1 बाई सी2 करेंगे 8/-9। अगर इसको कार्य भी दे तो 2 और 3 आता है। क्या ये दोनों आपस में बराबर है, नहीं है, आपस में बराबर नहीं है। अगर हमारा ए1 और ए1 बाई ए2, बी1 बाई बी2 आपस में बराबर नहीं है, तो ग्राफी निरूपण कहा जाएगा, प्रतिच्छेदी रेखा। कहा जाएगा, प्रतिच्छेदी रेखा। मान कैसा होगा, केवल एक, हल कितना होगा, एक, केवल एक। और संगत या असंगत, संगत। इस तरह से मान दे देना है, समझा क्या। अनुपात की तुलना करो और चेक करो, जो पूछेगा संगत है तो संगत सिर्फ किसमें होता है, 2 में, और एक में असंगत। याद देखो समांतर में सिर्फ असंगत होता है, बाकी दोनों में क्या होगा, संगत होगा। समझ गया, याद रखना है। हल सिर्फ समांतर में नहीं होता है, प्रतिच्छेदी में एक हल, संपाती में अनेक हल। बस इतना याद रख लो, 4 नंबर पक्का। कहां से, दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म से। अब इसमें 2-3 क्वेश्चन और है, विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, वो सीखना, और एक वज्र गुणन विधि, इतना सीखना। फिर हम लोग बढ़ेंगे कहा, समांतर श्रेणी की तरफ। ठीक है, चलिए इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अनुपात याद रखने के लिए, फिर बढ़ते हैं आगे। हम लोग अगले टाइप की तरफ बढ़ते हैं, और ये जो क्वेश्चन है आपको 5 नंबर में मिलेगा। कहाँ मिलेगा अच्छा, 5 नंबर में। आपको अगर कहा दिएगा, अगर आपको समीकरण देगा दो चर वाले रैखिक समीकरण, और कहा प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए, अगर इनको आप हल करते हैं तो आपको कितना नंबर मिलने वाला है, 5 नंबर। ठीक है, चलिए एक समीकरण लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 हो रहा है हमारा। समीकरण लेते हैं एक्स प्लस वाई बराबर दिया हुआ है 14 यानी 14, और एक्स माइनस वाई बराबर दिया हुआ है 4। समीकरण इनको हल करना है किससे, प्रतिस्थापन विधि से। किससे हल करेंगे बच्चे, प्रतिस्थापन विधि से। तो प्रतिस्थापन विधि से कैसे हल करते हैं, ध्यान से देखिएगा, बारीकी से समझिएगा, और अगर आप इनको सॉल्व करते हैं, लघु उत्तरीय प्रश्न है, आएगा ही आएगा, 100% आएगा, है कि नहीं। और यह जब आएगा तो आपको कितने नंबर में आएगा, 5 नंबर का आएगा या 2 नंबर का, तो श्योर है कि ये पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है, चलो देखो इनको बनाने का जो तरीका होता है, क्या करते हैं बच्चे, इन दोनों समीकरण में से किसी एक समीकरण को चुनते हैं, है ना, और उनसे हम क्या करते हैं, एक चर का मान लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 2 को चुनेंगे। ध्यान से बस आप देखते चलो, जो बच्चे पहले से सीखे हैं उनके लिए रिवीजन हो जाएगी, जो बच्चे कभी नहीं पढ़े हैं और आज वो खोज रहे हैं वीडियो, उनको समझ आए, इनके लिए थोड़ा सा आसानी से हम समझा रहे हैं। समीकरण 2 क्या करेंगे, समीकरण 2 से हम प्राप्त कर सकते हैं, समीकरण 2 से क्या कर सकते हैं बच्चा, प्राप्त कर सकते हैं। तो समीकरण 2 क्या है, देखो तो x माइनस वाई बराबर कितना है 4, समीकरण 2 है। तो हमें प्राप्त क्या करना है बाबू, ये दो चर वाले रैखिक समीकरण है, एक चर है x, दूसरा चर क्या है y है। तो हमें क्या करना है, एक चर का मान लेना है,
अब एक चर का मान कैसे लिया जाता है, दूसरे चर को राइट हैंड साइड भेज दो, तो हम y को उधर भेज देंगे, x यहाँ रहेगा, क्या हो जाएगा, y इधर जाके क्या बन जाएगा, प्लस का y बन जाएगा। x बराबर क्या हो गया, 4 प्लस y हो गया ना। एक चर का मान, x का मान क्या है, 4 प्लस y, इसको बोलेंगे समीकरण 3। क्या बोलेंगे, समीकरण 3। अब क्या किया जाता है, प्रतिस्थापन करने के लिए x का मान उठाकर किसी एक समीकरण में रख दो। किसी एक समीकरण का मतलब क्या हुआ कि x का मान किस समीकरण से निकाले हो, समीकरण 2 से, तो उठा के कहां रखो, समीकरण 1 में, समझ में गया। यहां लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पे या रखने पर, दो चीजें आप लिख सकते हैं यहाँ पे, प्रतिस्थापित करने पे या क्या लिख सकते हैं, रखने पर। समीकरण 1 क्या है, पहले उसको लिख लेते हैं, x प्लस वाई बराबर कितना है, 14 है ना, लिख देंगे। मान प्रतिस्थापित करेंगे, कैसे किया जाएगा, ये जो आप x का मान निकाल के रखे हो, इसी मान को उठा के इस x के जगह पे रखना है। x बराबर क्या है, 4 प्लस वाई, यानी इसके जगह पे क्या आ जाएगा, 4 प्लस वाई आ गया x के जगह पे, और एक x पहले से यहाँ पे y है, y लिख देंगे, बराबर कितना हो गया, 14 हो गया। y प्लस वाई कितना हो जाएगा, 2y हो जाएगा। इस 4 को उधर भेजेंगे, माइनस हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा। 2y बराबर 14 में से 4 गया, बचेगा कितना, 10। y का मान निकालेंगे, 10 2 इधर आएगा, क्या हो जाएगा, डिवाइड में 5 से काटेगा, y का मान कितना हो गया, 5 हो गया। एक चर का मान निकल गया, y का मान निकल गया, है कि नहीं है। x का मान अब निकालना है, क्या लिखेंगे, y का मान उठा के कहां रख दो, समीकरण 3 में, लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर। समीकरण 3 क्या है हमारा, x बराबर 4 प्लस वाई, है ना। y का मान प्रतिस्थापित करेंगे, 4 प्लस y का मान कितना आया है, 5, y की जगह पे क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे। x बराबर कितना हो गया, सॉरी 5 4 9 हो जाएगा, है ना, 9 हो गया, लिख देंगे। अतः x बराबर 9 और y बराबर कितना हो गया, 5, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। प्रतिस्थापन का यही तरीका है, और कोई दूसरा तरीका नहीं है। कितना भी शॉर्ट में बनाओगे, यह मेथड इतना जाएगा ही जाएगा। बोर्ड है, प्रॉपर सिस्टम से उसको बना के देना होगा, तो ये तरीका है प्रतिस्थापन का, समझ में गया। दो समीकरण में से एक समीकरण से किसी एक चर का मान निकालो, उस चर के मान को दूसरे समीकरण में रखो, उससे जैसे x का मान रखोगे तो y का मान निकलेगा, y का मान रखोगे तो x का मान निकलेगा, फिर उसको उठा के तीसरे समीकरण में रखना है आपको, है ना। इससे क्या होगा, दोनों चर का मान निकल जाएगा। ये क्या है, प्रतिस्थापन विधि, समझ में गया। इस तरीके से क्या सोल्व कर लोगे, प्रतिस्थापन विधि। अगर ये 5 नंबर का पूछा, अब देखो समीकरण कोई भी रहे, उससे कोई दिक्कत नहीं है, चाहे दशमलव में रहे, चाहे भिन्न में रहे, कोई नहीं, सिस्टम आपको ये जाना है, बस ये प्रोसेस से आपको आगे बढ़ते जाना है, आपका जवाब आएगा ही आएगा, समझ गया। चलिए अब एक पूछ लेगा आपको, देखो हम आपको प्रतिस्थापन भी बता रहे हैं, विलोपन भी बता रहे हैं, और क्या बताएंगे, वज्र गुणन। इन तीनों टाइप को याद रखिएगा। और एक होता है ग्राफीय निरूपण। ये 4 प्रकार से समीकरण को हल किया जाता है। इन चारों में से कोई भी एक आपसे पूछ सकता है, और पूछेगा तो कितना नंबर में, 5 नंबर में, समझ में गया। इसलिए चारों प्रकार के प्रश्न को बारीकी से और बहुत अच्छे से सीख कर आपको जाना है। 2 प्रकार आपको हम बता चुके हैं, ग्राफीय और प्रतिस्थापन। अब बता विलोपन और वज्र गुणन। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17, अब इसको हम करेंगे विलोपन विधि से। कैसे, विलोपन विधि से। पहले हम समीकरण ले लेते हैं, 3x प्लस 4y बराबर 10, 2x माइनस 2y बराबर 2। ये समीकरण पहला है, ये समीकरण दूसरा है। इनको सॉल्व करना है किससे, विलोपन विधि से। हम आपको टाइप बता रहे हैं, 4 तरह से समीकरण को सॉल्व किया जाता है। एक ग्राफीय, प्रतिस्थापन, विलोपन और वज्र गुणन। अगर इन चारों में से आपको एक भी नहीं आता है तो आपका 5 नंबर खत्म। इसलिए चारों प्रकार को सीख कर आपको जाना है, ताकि आपका नंबर नहीं कटे। अब गारंटी नहीं, ये नहीं होता कि चारों का चारों पूछेगा, 4 में से 2 पूछ सकता है, 4 में से 1 पूछ सकता है, 4 में से 3 पूछ सकता है, लेकिन पूछेगा, इस बात की गारंटी है ना। चलिए अब इसको विलोपन से हल करेंगे। कैसे हल करेंगे, विलोपन से। तो विलोपन से हल करने का क्या तरीका होता है, समझिएगा। हमारे पास 2 चर होता है, एक x और एक क्या है, y है। दोनों समीकरण में दिख रहा होगा, यहाँ x और y, यहाँ भी x और y दिख रहा है ना। अब इसको करेंगे क्या, विलोपन में मतलब होता है एक पद को बिल्कुल गायब कर देना। एक पद को बिल्कुल क्या कर देना, गायब कर देना। अगर हम मान लीजिए x और x को गायब करना चाहते हैं, तो इसका गायब करने का तरीका चाहे जोड़ के या तो घटा के, है कि नहीं। अब इसमें क्या है बच्चे, 3x है, और इसमें क्या है, 2x है। अगर इसको हम घटाएंगे भी तब भी x बचेगा, x गायब हुआ नहीं हुआ। यानी 3 में 3 घटाएंगे तो बिल्कुल क्या हो जाएगा, 0 होगा, नहीं होगा। 3x में 3x चला गया, ये प्लस में और ये क्या है, माइनस में, प्लस माइनस माइनस कर दिया, बचेगा क्या, 0। यानी गायब करने के लिए दोनों का पद बराबर होना चाहिए। दोनों का पद क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। पहला नियम तो ये याद रखना है। दूसरा चीज आपको ये याद रखना है, किस पद को गायब करे। आसान क्या होगा, देखो अगर अल्टरनेट चिन्ह मिल जाए, जैसे ऊपर में प्लस है, नीचे में क्या है, y पद वाले में एक में प्लस, एक में क्या है, माइनस है, उस पद को गायब करना बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। किसी पद को बराबर करो। तो यहाँ 4 है, यहाँ क्या है, 2 है, इसको भी 4 बनाना है। 4 बनाने के लिए क्या करना होगा, 2 से गुना करना होगा, किसमें, समीकरण 2 में। लिखेंगे
समीकरण दो में दो से गुना करने पर, तो समीकरण दो में दो से गुना कीजिएगा, इनके सभी पदों में गुना करता है। दो दूनी 4x माइनस दो दूनी 4y दो दूनी 4, ये बोलेंगे समीकरण 3, है कि नहीं है। अब देखो समीकरण एक और समीकरण दो, समीकरण एक और समीकरण 3, दो से कोई मतलब नहीं रहा क्योंकि दो को बदल दिए। अब क्या करेंगे, इस पद को गायब करना है, प्लस और माइनस, अगर अल्टरनेट चिन्ह है तो जोड़ने पे, अगर सेम चिन्ह है तो घटाने पे, समझ में गया। अगर सेम चिन्ह रहेगा तो घटाने पे लिखेंगे, अल्टरनेट चिन्ह है तो क्या करेंगे, जोड़ने पे। तो अब यहाँ लिखेंगे, कैसे लिखेंगे ध्यान से समझिएगा। लिखेंगे क्या बच्चे, समीकरण 3 में समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण 3 में से समीकरण 1 को जोड़ने पर, जोड़ने पर, तो समीकरण 3 क्या है, 4x माइनस 4y बराबर कितना है 4, और समीकरण 1 क्या है 3x प्लस का 4y प्लस का कितना है 10। जोड़ने पे चिन्ह नहीं बदलता है, जोड़ने पे चिन्ह नहीं बदलेगा। और ये देखो 4 में 4 जोड़ेंगे, एक माइनस एक क्या है प्लस, ये कट गया, 4 3 7x बराबर 10 4 14, 7 से 2 बार में कट गया, x का मान कितना निकल गया 2 निकल गया। अब इस x का मान उठा के किसी भी समीकरण में रख दो, 1 2 3 किसी में क्या करो आप रख सकते हो, समझ में गया, किसी में रखोगे कोई दिक्कत नहीं। चलो लिखते हैं x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पे, समीकरण 1 क्या है 3x प्लस का 4y बराबर 10, ये है ना। x का वैल्यू रखेंगे, x का मान कितना आया है 2, गुना किससे होगा 2 प्लस 4y बराबर कितना हो जाएगा 10, 2 तिया 6, 4y 6 इधर जाएगा क्या जाएगा माइनस 10 माइनस का 6, 4y बराबर कितना होगा 4, 4 से 4 कट गया, y बराबर कितना हो गया 1 निकल गया, x का भी मान और y का मान लिख देंगे। अतः x बराबर 2 और y बराबर कितना हो गया 1, ये हमारा क्या होगा आंसर। विलोपन विधि का ये तरीका है, समझ में आ रहा है। विलोपन विधि का ये तरीका है, हमें क्या करना है, एक पद को गायब करना है, दूसरा पद खुद निकल के आ जाता है ना। फिर उसका मान उठा के किसी भी समीकरण में रख दो, दूसरा पद का भी मान निकल जाता है। ये होगा हमारा कौन, विलोपन विधि। अब सीखेंगे हम लोग कौन सा, वर्ज गुणन विधि। क्वेश्चन नंबर क्या हो गया था 18 17 हो गया था, क्वेश्चन नंबर 18। देखिए अगले टाइप क्वेश्चन बढ़ रहा है और सीख रहे हैं हम लोग क्या सा, वर्ज गुणन विधि। कौन सा सीखेंगे बच्चा, वर्ज गुणन विधि सीखेंगे। ठीक है, देखो वर्ज गुणन विधि बनाने का जो तरीका होता है बहुत ज्यादा आसान होता है, लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको समझना। अगर समझ गए तो चुटकी में बन जाता। सबसे इजी अगर कोई मेथड है, वर्ज गुणन विधि ही मेथड है, सबसे ज्यादा आसान समीकरण को सॉल्व करना, समझ में गया। लेकिन बच्चे को थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है। देखो वर्ज गुणन का जो तरीका दिया गया है, पहले हम आपको उसका स्ट्रक्चर बताते हैं कैसे होता है। एक्स बराबर वाई बराबर 1, देखो x के नीचे बटा में जो हम लिखते हैं क्या लिखते हैं बच्चा b1c2, क्या लिखते हैं बच्चा b1c2 माइनस b2c1, ठीक है। और यहाँ लिखते हैं क्या है c1a2 माइनस c2a1, ठीक। और यहाँ क्या लिखते हैं a1b2 माइनस a2b1, ये स्ट्रक्चर है। हम इसको याद करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, जटिल होता है। इनको और ज्यादा इजी करने के लिए हम क्या करते हैं, ध्यान से देखिए। हम क्या करते हैं, लिखते हैं x बट्टा बराबर y बट्टा बराबर 1 बट्टा, क्या करेंगे बच्चे, सबसे पहले याद रखिएगा, इसको बनाइएगा। ये लिखने की आवश्यकता हमें बिल्कुल नहीं, नहीं लिखना, हमें डायरेक्ट मान बैठाना है। कैसे मान बैठाना है, इसको याद करना है आपको। x के नीचे पहले लिखना है b1 और इसके नीचे लिखना है क्या b2, बराबर के साइड में लिखना है आपको c1 c2, y के नीचे लिखना है a1 a2 और फिर से यहाँ पे लिखना है b1 b2। ये स्ट्रक्चर याद रखो, इसको याद रखने की आवश्यकता नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड है फर्स्ट जाओगे एग्जाम में। इसको याद रखो b1 b2 c1 c2 a1 a2 b1 b2, और इसको x y और 1 x y और 1, इस तरह से आपको याद रखना है, समझ गया। b1 b2 c1 c2 a1 a2 b1 b2, इतना करने के बाद क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इतना याद रहेगा, इतना याद करना ही पड़ेगा। अगर आपसे कहा वर्ग गुणन विधि से बनाइए तो ये चीज आपको याद रखना है, इसको याद नहीं रखना, समझा गया। यहाँ ये मात्र आपको 1 मिनट में आपको जवाब देगा, लेकिन यहाँ कैलकुलेशन हार्ड हो जाता है। ठीक है, तो चलिए वर्ग गुणन विधि के लिए एक समीकरण लेते हैं, युग्म लेते हैं, और फिर हम निकालते हैं वर्ग गुणन विधि से इसका जवाब। ठीक है, चलिए इनको नोट कर लेना आप लोग। चलो चलो, हाँ बाबू देखो,
हमारे पास दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म दिया हुआ है 2x प्लस वाई बराबर 5, 3x प्लस 2y बराबर 8। यह युग्म दिया हुआ और इन युग्मों को कहा कि वर्ग गुणन विधि से हमें x और y का क्या करें, मान ज्ञात करें, समीकरण को हल करें। किस विधि से? वर्ग गुणन विधि से। तो वर्ग गुणन विधि बनाने के लिए आपको जो भी मेथड हम दिए हैं उसी मेथड का यूज करेंगे। यह दो चर वाले रैखिक समीकरण है। दो चर वाले रैखिक समीकरण का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है ax प्लस by प्लस क्या होता है c। अगर युग्म देगा तो ये होगा a1, ये होगा b1 और ये होगा c1 बराबर 0। a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर क्या होगा 0। यानी पहले समीकरण में ये a1 का मान है, ये b1 का मान और ये किसका मान है, c1 का, a2 b2 और c2। सबसे पहले क्या करेंगे, हम सभी का मान लिख लेंगे। a1 का मान कितना है 2, b1 का मान कितना है 1, c और c1 का मान कितना है बच्चे 5 है ना। चलिए a2 का मान बोलिए 3, b2 का मान बोलिए 2 और c2 का मान बोलिए क्या है 8 है। वज्र गुणन विधि से समीकरण का हल। वज्र गुणन विधि से समीकरण का हल। वज्र गुणन विधि से क्या करेंगे, समीकरण का हल करेंगे। तो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले आप लिख दो क्या, x बट्टा बराबर y बट्टा बराबर 1 बट्टा x के नीचे क्या लिखना है b1 b2। b1 का मान कितना है 1, b2 का मान कितना है 2 है। फिर आपको लिखना है क्या c1 c2। c1 का मान कितना है 5, c2 का मान कितना है 8। y के नीचे लिखना है a1 2, a2 का मान 3। फिर से यहां लिखना है b1 b2 1 और 2। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मारो, गुना करें। अब याद रखना फॉर्मूला आपको दिए थे, दोनों के बीच में क्या था माइनस, क्या था बच्चा माइनस था। तो आपको उसी तरह से लिखना है x बट्टा, देखिए 5 दूनी 10 माइनस का क्या होगा 8, ये गुना 8। इसमें कोई शर्त नहीं है कि सर पहले इसको करे कि पहले इसको करे, तुमको जो करना है करो, लेकिन दोनों के बीच में क्या लगाओ माइनस लगाओ, बराबर y बराबर। तो देखो यहाँ होगा 8 दूनी 16, 5 तिया 15, 16 माइनस 15 बराबर 1, 2 दूनी 4, 3 एक का 3 माइनस का 3 हो गया। चलिए क्या लिखेंगे 8 घटा दो, 10 में 2 गया, 10 में 4 गया 2 बराबर y में 16 में 5 गया 1 बराबर क्या हो गया 1 बट्टा 1, 1 बट्टा 1, 4 में 3 गया 1। अब हम क्या करते हैं बाबू, देखिए एक बार x बाई 2 को इसके बराबर करेंगे, एक बार y बाई 1 को इसके बराबर करेंगे। x बाई 2 बट्टा 1 और y बट्टा 1 बराबर 1 बट्टा 1, क्योंकि यह इसके बराबर है तो इसके भी बराबर है ना। चलिए यहां से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके x का मान आएगा 2 और यहाँ y का मान कितना आएगा 1। ये हमारा क्या हो गया आंसर। देखो कितना आसान है। वज्र गुणन विधि सबसे ज्यादा इजी है, बाकी प्रतिस्थापन विलोपन से और ग्राफी विधि से सबसे ज्यादा जटिल क्या होता है ग्राफी विधि, क्योंकि वहां पे आपको आपका मान मानना पड़ता है कि नहीं है। और सबसे ज्यादा इजी क्या है वज्र गुणन विधि। इन सारे 4 टाइप के समीकरण को हल, 4 तरह से समीकरण को हल किया जाता है, चारों को बारीकी से सीख के जाना है कि नहीं, और आपको यह जरूर नंबर देगा ही देगा। चलिए अब हम लोग बढ़ेंगे आगे की तरफ। कहां बढ़ेंगे बच्चे, आगे की तरफ बढ़ते हैं और हम लोग पहुंचेंगे कहां पे, द्विघात समीकरण में। कहां पहुंचेंगे, द्विघात समीकरण में। जो प्रश्न आपको पूछेगा द्विघात समीकरण में, अब उसको सॉल्व करते हैं। 20 नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 20। अब हम लोग सीखेंगे क्या बच्चे, द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण के चैप्टर से जो प्रश्न आएगा, किस टाइप का क्वेश्चन आता है उनको ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन आता है कैसे आता है आपको बताते हैं। आपको क्या करेगा, एक समीकरण दे देगा, जैसे दे दिया 6x² माइनस x माइनस 2, एक समीकरण दे देगा, कहेगा इसका मूल ज्ञात कीजिए। क्या बोलेगा, मूल ज्ञात कीजिए। इस समीकरण का क्या निकालो, मूल ज्ञात कीजिए। अब मूल ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ता है, ध्यान से देखिएगा। मूल जब आपको प्रश्न देके, लड़के दादा इधर ध्यान दो, प्रश्न दे दिया है, क्या मांगा है, मूल ज्ञात करने के लिए, समझ में गया। तो मूल कैसे निकालते हैं, ध्यान से समझिएगा। मूल निकालने का तरीका होता है, ये हमें क्या बोला, गुणनखंड करो। क्या करो, गुणनखंड करो। शून्य को ही क्या कहते हैं, मूल कहा जाता है, याद रखना। शून्य को ही क्या कहा जाता है, मूल। तो शून्य कैसे निकालते हैं, गुणनखंड के विधि से। गुणनखंड करेंगे, इसी चैप्टर में आपको सिखाया, अभी जो क्लास चल रही है कंटिन्यू, गुणनखंड आपको हम बताए थे ना एक। चलिए 6 दूनी कितना होगा 12। तो हम इसका जो तोड़ेंगे, ये तोड़ेंगे प्लस का 3x माइनस का 4x, 4 पिया 12 हो गया, 4 में 3 गया -1, माइनस का 2 बराबर 0। इनका कॉमन लेंगे, क्या हो जाएगा 3x, यहाँ क्या होगा बाबू 3x माइनस सॉरी प्लस का 1, सॉरी कॉमन क्या आ जाएगा इसमें, यहाँ पे 2 आ जाएगा, है कि नहीं। अब यहाँ क्या लेंगे कॉमन बच्चा, कॉमन आएगा यहाँ पे क्या, कॉमन 1 लेंगे तो फिर ब्रैकेट में 2x आएगा क्या, नहीं आएगा ना। तो माइनस का 2 से कॉमन लेना होगा। x कॉमन नहीं ले सकते क्योंकि देखो इसमें x नहीं है, इसमें x है, तो हमें सिर्फ कॉमन क्या आएगा 2। तो यहाँ क्या लेंगे बच्चा, प्लस का 2x, प्लस का 2x, यहाँ माइनस है तो माइनस इंटू माइनस, माइनस इंटू माइनस, तो माइनस प्लस हो जाएगा, बट यहाँ है क्या माइनस, तो क्या देना होगा प्लस, प्लस इंटू माइनस क्या होगा -1 हो गया बराबर 0। 3x माइनस का 2
2x प्लस का 1, दोनों ब्रैकेट जब सेम हो जाए कहेंगे गुणनखंड क्या हमारा सही है। ठीक है, चलिए बराबर क्या करेंगे 0। अब क्या करना है, इससे x का मान निकालना है, बराबर 0 करो, यहाँ करो 2x प्लस 1 बराबर क्या करो 0 करो। x का मान निकालना है, कैसे निकालेंगे, 2 को उधर भेजो क्या हो जाएगा प्लस का 2, x का वैल्यू निकालोगे ये भाग से कहाँ चला जाएगा डिवाइड में, यहाँ निकालिएगा ये उधर चला जाएगा, 2x बराबर क्या होगा माइनस का 1, x का वैल्यू निकालोगे -1/2, यही हो गया समीकरण का मूल। तो यहाँ लिख देना है आपको 6x² माइनस x माइनस 2 के मूल है, क्या क्या है बच्चा 2/3 माइनस 1/2 आंसर। मूल जब भी निकालने बोले गुणनखंड करो, मूल जब भी निकालने बोलेगा क्या करो गुणनखंड करो, याद रखना जब भी बोलेगा मूल ज्ञात करना तो आपको क्या निकालना है गुणनखंड, समझ गया, क्योंकि इसी का मान यही मान बिठाने से ये क्या करेगा समीकरण को 0 करेगा। ठीक, याद रखिएगा द्विघात बहुपद में आपसे पूछेगा मूल ज्ञात करने के लिए, तब आपको क्या करना है उसका गुणनखंड करना है, गुणनखंड के विधि से क्या निकलता है मूल निकलता है। अब इसमें दूसरा टाइप क्या पूछेगा वो आप ध्यान से समझिएगा। द्विघात बहुपद में आपको पहला टाइप तो मूल पूछेगा, दूसरा आपको क्या कहता है एक समय आपको बहुपद दे देगा और कहेगा आपको कि बताओ इसका जो मूल है उसका अस्तित्व है या नहीं है, अगर अस्तित्व है तो क्या है। ठीक है, देखो और कहेगा अगर इसका अस्तित्व है तो द्विघात समीकरण के नियम से विधि से इसका क्या ज्ञात कीजिए मूल ज्ञात कीजिए। द्विघात समीकरण का मूल निकालने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो होता है माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बट्टे क्या होता है 2a। इस विधि से हम द्विघात समीकरण का क्या निकालते हैं मूल ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले क्या पूछेगा अस्तित्व है या नहीं है, अस्तित्व होने के लिए क्या हो कंडीशन लगता है वो कंडीशन हमें अभी आपको हम बताते हैं। पहले इनको क्या करेंगे ध्यान से देखिएगा, हमें क्या चाहिए ए बी सी चाहिए, देखो यहाँ क्या लिखा हुआ बी ए सी दिख रहा है ना, तो यहाँ पे ए का मान क्या है बाबू 2 है, बी का मान क्या है -3 है और सी का मान क्या है 5 है ना। चलिए सी का मान कितना है 5 है, हमें क्या निकालना है पहले, अगर द्विघात समीकरण से इसका मूल निकालना है तो ब्रैकेट के अंदर ये लिखना है। देखो अब इसको बनाने का दो तरीका होता है, पहला तरीका ये होता है कि आप इस फॉर्मूले को लीजिए और एक एक करके सारा मान बैठा दीजिए, जैसे माइनस बी प्लस माइनस रूट के अंदर वो वाला मान डालिए, या आप क्या कर सकते हैं पहले आप बी स्क्वायर -4ac का मान निकालो, है ना निकाल लो। तो बी आपका है कितना, बी आपका है -3, इसका स्क्वायर करो -4, ए का मान कितना है 2 और सी का मान कितना है 5 है ना। चलो क्या होगा बाबू 9 होगा, माइनस 5 दूनी 10 कितना हो जाएगा 40 और इसका मान कितना आया -31 आया, माइनस क्या आया 31 आया। अब ये देखो -31 है, ये 0 से बड़ा है या छोटा है, 0 से छोटा है, 0 से क्या है छोटा है, -0 से क्या होता है छोटा, संख्या रेखा पे माइनस के 0 के बाद ही माइनस आता है ना, तो ये क्या होगा 0 से छोटा होगा। अब याद रखना है ये चेक कर लेना है आपको, अगर पूछेगा इसका अस्तित्व है या नहीं है ये चेक कर लो, अगर ये 0 से छोटा आ गया यानी माइनस में आ गया तो सीधे कहना इसका कोई अस्तित्व नहीं है, अस्तित्व नहीं है आगे नहीं जाएंगे, हो गया यहीं पे क्या करेंगे आंसर दे देंगे। अगर इसका मान पॉजिटिव में आता क्या आता पॉजिटिव में, जैसे 5 आ जाता 4 आ जाता तब क्या करते आपको देखो इसका मान तो निकला हुआ था ही है ना, क्या करते -b और मान लेते हैं इसका मान आया कितना 25, कितना आया था 25 प्लस माइनस क्या कर देते 25 बट्टे 2, ए का मान कितना है 2 हो गया ना, बी का मान कितना है -3 तो -3 और यहाँ -3 प्लस का 3 होगा प्लस माइनस कितना होगा 5 और यहाँ कितना होगा 4, तो इसको दो बार लिखते हैं, एक बार 3 - 5 बट्टे 4 और एक बार लिखेंगे 3 + 5 बट्टे 4 कर देना, यही क्या होगा मूल हो जाएगा, समझा गया। लेकिन पहले यहाँ चेक कर लेना है, अगर ये माइनस वाला आ गया सीधे लिखेंगे इसका कोई अस्तित्व नहीं है, इसलिए इसका कोई मूल्य नहीं होगा, समझा गया। चलिए ये टाइप आप याद रखिएगा, हर बार हर एग्जाम में पूछा गया है, द्विघात समीकरण से अगर प्रश्न उठाया तो यहीं से उठाएगा, समझ रहा है मूल से ही उठाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़े, चलिए इस क्वेश्चन को देखिए ध्यान से, ये क्या है प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन है जो कि द्विघात समीकरण से सॉल्व होता है। फंसाने के लिए बच्चे को क्या करेगा द्विघात समीकरण से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन देगा, इनको बारीकी से देखिएगा है ना, और इसको रट के जाइएगा। क्या कहता है किसी दो संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग कितना है 27 है और गुणनफल कितना है 120 है कि नहीं है। जैसे हम अगर कहें 3 और 5 का योग कितना होगा 8 होगा, है ना, 3 और 5 का योग कितना होगा, योग मतलब होता है जोड़, योग मीन्स क्या होता है जोड़ होता है, जोड़ बोला है आपको। कहा दो संख्या को जोड़ने पे कितना होता है 27। अब देखो हम आपको थोड़ा सा समझाने के लिए करते हैं कि हम किसी संख्या को जोड़ के 8 लाए और आपको पता है कि 3 और 5 को जोड़ के कितना लाए 8 लाए, है कि नहीं। तो इसमें पहली संख्या क्या है 3, दूसरी संख्या क्या है 8, 5 है कि नहीं। चलिए ध्यान से समझिएगा, अब इसमें अगर हम ये करें 5 में से 3 8 में से क्या घटा दे 3 घटा दे 5 बराबर 5 हो गया, यानी योग में से हम किसी एक संख्या को घटाते दूसरी संख्या बाहर आ जाता है ना, योग में से किसी एक संख्या को घटाएंगे तो दूसरी संख्या क्या होगा बाहर आएगा। जब हम इसमें 5 घटाएंगे तो 3 बाहर आएगा, 3 घटाएंगे तो 5 बाहर आएगा। समझ, हम दो संख्या को जोड़े हैं, जोड़े उसका योग बना ना,
जिस संख्या को तुम जोड़ के बनाए, जैसे मान लेते हैं x और y को जोड़ के हम क्या बनाए, 27 बनाए। x और y को जोड़ के क्या बनाए, 27। पहली संख्या x है, दूसरी संख्या क्या है, y है। पहली संख्या क्या है, x है, दूसरी संख्या क्या है, y है। मान लो दूसरी संख्या तुम्हारा 5 है, क्या है, 5 है। पहली संख्या निकालना है, तो कैसे निकालोगे, आप क्या करोगे, योग में से दूसरी संख्या को घटाओगे, है कि नहीं है, और ये कितना आ जाएगा, 22, यानी पहली संख्या कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। ये तरीका याद रखिएगा, इसी से हम सॉल्व करेंगे, इसलिए आपको हम पहले बता दिए। तो हमें नहीं मालूम कि वो दो संख्या कौन है, जिसको जोड़ के कितना बनाया, 27। बनाने के लिए तो अनेकों अनेक संख्या हम दे सकते हैं, इनको जोड़ के क्या बनाया जा सकता है, 27, है कि नहीं है, बहुत हो सकता है। लेकिन क्या कहा, उनका गुणनफल कितना है, 182, यानी जिसको तुम आपस में जोड़ोगे तो उसको गुना करने पे भी कितना होना चाहिए, 182। ये तो कंडीशन है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, माना पहली संख्या, इसको मान लेते हैं x, और दूसरी संख्या इसको मान लेते हैं y, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी प्रश्नानुसार चलिए। क्या कहा, दो संख्याओं का योग कितना है बाबू, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, नहीं इसको ऐसे नहीं मानना। पहली संख्या क्या है हमारा, x है, तो दूसरी संख्या क्या होगा, 27 में घटाएंगे x, तो दूसरी संख्या बाहर निकल जाएगा, है ना। तो क्या हो जाएगा, 27 माइनस x हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है, दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना है, 182, यानी x को अगर हम दूसरी संख्या से गुना करें तो कितना हो जाएगा, 182 हो जाएगा, है ना। 27 गुना x हो जाएगा 27x, माइनस का क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर कितना होगा, 182। द्विघात बहुपद में लिखिए आओ इसको, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 27x माइनस 182 बराबर क्या है, 0। द्विघात बहुपद आ गया, है कि नहीं आया। चलिए माइनस को हटाएंगे, कॉमन लेंगे माइनस को, तो ये क्या हो जाएगा, x जहां प्लस है वहां माइनस कर दो, जहां माइनस है वहां क्या कर दो, प्लस कर दो, बराबर 0। ये x, ये माइनस चल गया ऊपर, कहा चला गया ऊपर, वो क्या बन गया, 0 बन गया, समझ गया। अब इसका गुणनखंड करना होगा, क्या करना होगा, गुणनखंड करना होगा, समझा गया। गुणनखंड करना है, तो गुणनखंड करने का तरीका 2 बार बता चुके हैं, अगर आप नहीं जानते हैं तो आप फिर से बोल रहे हैं। गुणनखंड करने के लिए हम सिखाए हैं, क्योंकि हर दिन लाइव क्लासेस भी चलती है, आप लोग वीडियो नहीं देखते हैं, है ना। यह एग्जाम को देखते हुए वीडियो रिकॉर्ड करके डाला जा रहा है, ताकि बच्चे को थोड़ा सा आसानी हो जाए समझने के लिए, है कि नहीं है। और न्यू बैच का जो लाइव क्लास चलती है पर डे सुबह 7 बजे, उसमें हम सिखा चुके हैं, वो वीडियो अवेलेबल है। गुणनखंड करने जिस बच्चे को नहीं आता है, जाके वहां पे देख लीजिएगा, एक्सरसाइज के हिसाब से सारा डिटेल्स वहां पे मिल जाएगा, बहुत आसानी से, बहुत इजी तरीका से वहां बताया गया है। चलो बाबू, हम गुणनखंड करेंगे, इसको तोड़िएगा, ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस 13x प्लस का, सॉरी माइनस का 14x, माइनस माइनस जोड़ के इनको गुना कीजिएगा, 13 गुना 14 कितना आएगा, 182 प्लस 182 बराबर 0। कॉमन क्या लोगे बाबू, x का कॉमन होगा, x माइनस का 13, यहाँ क्या होगा, 14 कॉमन होगा, x माइनस का 13 बराबर 0। x माइनस 14, x माइनस 13, x बराबर कितना हो जाएगा, 1 जगह 14 बराबर 0 कर दीजिएगा, और यहाँ x बराबर कितना हो गया, 13 हो गया। यानी पहली संख्या क्या हो गया आपका, पहली संख्या कितना हो गया, बोलिए, 14 हुआ कि नहीं हुआ। दूसरी संख्या कितना हो गया आपका, 13 हो गया, नहीं हो गया। 27 में 14 घटाएगा कितना आ जाएगा, 13, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको याद करके जाना चाहिए, टकरा सकता है, दिमाग में रखना है कि नहीं है। चलिए, बहुपद से इससे ज्यादा प्रश्न आपको नहीं पूछेगा, जितना आपको हम बताए हैं 3 टाइप के क्वेश्चन को, बस इतना ही पूछेगा, इससे ज्यादा वो कुछ नहीं पूछ सकता है। मूल, अस्तित्व, यही पूछेगा, है कि नहीं। और क्या करेगा, समीकरण को, ये जो बहुपद है इनको प्रॉब्लम में दे देगा, प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन में, उसको सॉल्व करके द्विघात बहुपद को बनाना, गुणनखंड करके, समझा गया। चलिए चलिए बाबू, समांतर श्रेणी मोस्ट इंपोर्टेंट, ऑब्जेक्टिव में टकराएगा। इसमें आपको क्या 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 पूछेगा, एन पूछेगा निकालने के लिए। देखो इसमें बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन है कि नहीं है, लेकिन सारे टाइप का क्वेश्चन बस 2 या 3 मेथड से ही निकलता है। अगर आपको ए एन का फॉर्मूला पता है और एस एन का फॉर्मूला पता है, वहीं से सारा प्रश्न का जवाब निकल जाएगा। मान लो किसी में डी नहीं दिया हुआ, ए एन से जाओ, एन नहीं दोबारा, एन नहीं दिया है, कहां से जाओ, ए एन से जाओ, है कि नहीं है। ये दो दो ही फॉर्मूले से सारा प्रश्न का जवाब मिलता है। एक मिलता है समीकरण के मेथड से, याद है, डी का मान कैसे निकालते थे, समीकरण के मेथड से। तो आज जितना हो सकेगा उतना कर देंगे, फिर कल के क्लास में देखो ये पूरी गणित का निचोड़ आपको 2 क्लास में हम देंगे। लगभग लगभग ये क्लास आपका कितना हो जाएगा, 2 से 2.5 घंटे की क्लास हो जाएगी, और कल भी इससे यही 2 से 2.5 घंटे की क्लास होगी। जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जो एग्जाम को देखते हुए जो पूछा जा सकता है, आपको 100% श्योर नहीं कहेंगे, लेकिन 99% ये श्योर कहेंगे कि यही टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछेगा। इसलिए आप इनको बारीकी से घर में देखकर जाइए, हर एक चैप्टर से प्रश्न पूछता है, इसलिए हम हर एक चैप्टर से आपको प्रश्न उठा के उनके टाइप को बता रहे हैं, है ना। तो अगर आप इन दिनों आजकल एग्जाम से पहले इस वीडियो को देखते हैं और इसी के अकॉर्डिंग आप तैयारी करते हैं, तो आपको गणित में ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है ना। चलिए बच्चे, हम बढ़ते हैं एपी की तरफ, समांतर श्रेणी की तरफ। जैसे देखो क्वेश्चन नंबर चल गया आपका कितना बाबू, 23 की 24, 24 देखिए एपी
जैसे एक एपी दिया हुआ है बाबू, ध्यान से देखना, 3, 8, 13, 18, इस तरह से एपी चल रहा है और पूछा कि इसका कौन सा पद 78 होगा। एन पूछा है, ध्यान से देखिएगा, जब आपसे पूछे कौन सा पद, क्या पूछे, कौन सा पद, इसका मतलब एन पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है बाबू, एन पूछ रहा है। यानी कि इसमें ये जो एपी जिस तरह से बढ़ रही है, जैसे ये पहला पद हो गया, ये दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया, तो किस पद में जाके ये कितना हो जाएगा, 78 हो जाएगा, है कि नहीं है। तो इसको निकालने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा, पहले ध्यान से देखिएगा। ये क्या है, हमें क्या अंतिम पद कहाँ गया है बच्चा, 78। अंतिम पद कहाँ गया, 78, इसको बोलते हैं ए एन। क्या बोला जाता है, ए एन बोला गया। हमें चाहिए क्या, एन। क्या चाहिए, एन। ध्यान से याद रखिएगा, इसमें ए वन का जो वैल्यू है वो कितना है बच्चे, 3। ए टू का मान कितना है, 8 है। डी निकालना है, क्या करते हैं, ए टू माइनस ए वन, 8 में घटा दो कितना बाबू, 3, बचेगा कितना, 5। ये हमारा क्या हुआ, सार अंतर निकल गया। क्या निकल गया, सार अंतर। याद रखिएगा, प्रश्न अगर तुमसे कहा जाए सार अंतर ज्ञात करो, तो पहले पद से किसको घटा दो, दूसरे पद को, है कि नहीं। अब देखो, हर एक क्वेश्चन को रिवीजन में बता पाना आसान नहीं होता है, सब क्योंकि समय कम है, तो आपको एक ही क्वेश्चन से हर एक चीज को समझा दिया जाता है, समझा रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। अगर आपको एक एपी दिया हुआ है, 2 या 3 पद दिया, और कहा कि इसका अगला पद क्या होगा, जैसे मान के चलिए यही एपी है, 3, 8, 11, 3, 8, 13 और 18 का इसका अगला पद क्या होगा। तो अगला पद कैसे निकालेंगे, हम क्या करेंगे, सबसे पहले सार बंतर निकालेंगे। क्या निकालेंगे, सार बंतर। सार बंतर कैसे निकालते हैं, ए टू माइनस ए वन करके, कितना आया, 5। इसका अंतिम इसमें जोड़ दीजिए, 18 में, 18 5 कितना हो जाएगा, 23। अगला पद कितना होगा, 23। उसी का अगला पद कितना होगा, 28। उसके अगला पद 33। यानी आपको क्या करना है, डी को जोड़ते जाना है, अगला पद निकलते जाएगा, समझा गया। चलिए, अब इसी में क्या कहा कि हमको एपी है, और एपी चलते चलते कहां तक पहुंचा है, 78 तक। इसको बोलेंगे अंतिम पद, जिसको ए एन बोलते हैं, है ना। तो हमसे ये पूछा है कि आखिर कौन सा पद में जाके कितना बना है, 78। जैसे पहला पद में क्या है, 3, दूसरा पद में 8, तीसरा पद में 13, चौथा पद में 18, तो 78 का भी कोई पद होगा, उस पद को बताना। कैसे निकालेंगे, इसके लिए फॉर्मूला होता है ए एन का फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला होता है, ए एन का। देखो, डी का मान 5 है और ए एन का मान कितना है, 78 है। ए एन का फॉर्मूला होता है ए वन प्लस एन वन माइनस डी इंटू क्या होगा, डी होगा। ए एन का मान दिया हुआ कितना दिया था, 78। ए वन का मान कितना है, 3, प्लस एन का मान पता है, नहीं ये तो निकालना है, -1। डी का मान पता है, 5 है। 3 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा, n-1। यहाँ क्या बचेगा बच्चा, 5। 75 में 3 गया, सॉरी 78 में 3 गया, बचेगा कितना, 75। 5 को भाग से इधर लेके आ जाओ, गुना, ये गुना में था, क्या आ गया, भाग में हो, क्या कितना गया यहाँ पे, देखिए कितना हो गया, काट देगा 15 बार में, और यहाँ क्या बचा, n-1। दोनों बराबर है, इसको इधर भी लिख दे, कोई दिक्कत है। n-1 बराबर कितना हो गया, 15। n का मान निकालना है, n बराबर 15 प्लस का 1, n बराबर कितना हो गया, यानी 16वां पद जो है वो कितना था, 78। 16वां पद कितना हो गया, 78 हो गया, समझ गया। तो आपको अगर बेसिक कॉन्सेप्ट पता है चीजों का, उनको कितना भी घुमा दे कोई दिक्कत नहीं होगा, समझ रहा है। बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ चलो, हर एक प्रश्न का उत्तर बन जाता है। बच्चे होता क्या है, एग्जाम पर्पज से अगर आप तैयारी करते हैं, आप तो पहले बुक बनाते हो, बुक को एग्जाम पर्पज से मॉडिफाई नहीं किया जाता है, बुक को मॉडिफाई किया जाता है बच्चे को सीखने के पर्पज से, क्या आप सीख रहे हो। अब एग्जाम का पर्पज क्या होगा, जो आप सीखे हो ना, उसी में क्या करेगा, चेंज करेगा, बदलाव लाएगा, हमारा क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाएगा, एक संख्या जोड़ देगा, 2 शब्द जोड़ देगा, ताकि आपकी मेमोरी चेक किया जाता है। एग्जाम क्यों कहा जाता है, आपकी कैपेसिटी चेक किया जाता है कि आप किस हद तक सोच पाते हैं चीजों को। आप उस चीज को जान रहे हैं, जो प्रश्न दिया है उसी को जान रहे, लेकिन उसको अलग भाषा में लिख दिया, आप नहीं बनाए, क्योंकि आपको आदत है सेम भाषा खोजने की, सेम तरीका खोजने का, इसलिए आप फंस जाते हो, नहीं बना पाते हो। तो आपको थोड़ा सा खुद को अपग्रेड करना होगा, समझ में आ रहा है? खुद को क्या करो, अपग्रेड, सोचो कुछ क्वेश्चन। मान लो द्विघात समीकरण से क्वेश्चन है, किससे है, द्विघात समीकरण से। अभी देख रहे थे ना, 5 इंटू अल्फा प्लस बीटा कर दिया, कहा इसका शून्य अल्फा बीटा है, नहीं बनाए होंगे, मॉडल सेट में क्वेश्चन है, कोई बच्चा नहीं बनाया होगा, क्यों, क्वेश्चन देखे दिमाग खसक गया, समझे, बोला। आप थोड़ा सा सोचो, टाइप वही है, प्रोसेस वही है, बस भाषा बदला हुआ है, भाषा पकड़िए बनाइए, पकड़िए बनाइए। अगर इतना आपसे नहीं होता, कोई टीचर दुनिया का आपको अच्छा नंबर नहीं दिला सकता है, समझा ना। एग्जामिनर कौन सा भाषा सेट करेगा, ये तो वही जानता है। हम लोग का काम क्या है, बस पढ़ाना समझाना। इसलिए ध्यान से कमांड कीजिए, किस पे, आपका कॉन्सेप्ट पे। कॉन्सेप्ट पे कमांड रहेगा, भाषा कैसा भी रहेगा, तरीका वही आजमाना है, समझ गया। चलिए, तो अगर पद पूछेगा तो ए एन के मेथड से अब जाके क्या निकाल दो, पद निकाल देना है, कोई दिक्कत है। नंबर 25, एक एपी दिया हुआ है, 7, 13, 19, इस तरह से चल रहा है, 205, कहां तक अच्छा, 205 में
कितने पद है। लो क्या कहा, यह एक एपी है और इसमें टोटल कितने पद है, पद को बताना है। किसको बताना चाह, पद को। क्या बताना है इसमें, कितने पद है। तो कितने पद बताने के लिए हमें क्या करना होगा। अब अगर जो बनाए हैं इसको याद रखिएगा, जो नहीं बनाए ध्यान से देखिए। अगर आपको एक एपी दे दे, जैसे यह एक समांतर श्रेणी चल रही है, अंतिम कहां तक गया है 205 तक, यानी इसका अंतिम पद कितना है 205। और हमसे सवाल ये कहा कि इसमें टोटल पदों की संख्या क्या है। तो इसको कैसे बनाएंगे, सबसे पहले आप A1 लिख लो, कितना है बाबू 7, है ना। इनकी चार बनतर देख लो, चेक कर लो, 19 में 13 घटाओ 6, और 7 में से 13 में से 7 घटाओ कितना आया 6, यानी डी का मान कितना 6, डी का मान कितना है 6 आया ना। और ए एन का मान कितना है 205, है कि नहीं है। तो हमें क्या करना है, एन निकालना है। क्या निकालना बाबू, एन निकालना। तो हम क्या कहाँ जाएंगे, ए एन के फॉर्मूले से। ए एन बराबर क्या करेंगे, A1 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये करेंगे ना। चलिए A1 का मान कितना है 205 बराबर A1 का मान 7 है, एन का मान नहीं मालूम, डी का मान कितना है 6 है। 7 उधर लेके आ जाओ, घटेगा, क्या बचा घटेगा, बचेगा 198 बराबर एन माइनस 1 6 हो गया। 6 गुना में इधर लेके आ जाओ, क्या हो जाएगा भाग, ये हो जाएगा 198 बट्टा 6 बराबर एन माइनस 1। 33 बार में काट देगा, एन माइनस 1 बराबर कितना हो गया 33, और एन का मान कितना हो जाएगा 34, एक उधर जाएगा कितना हो गया 34, यानी टोटल इसमें पदों की संख्या कितना हो गया 34 पद हो गया, समझ गया। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, पदों की कुल संख्या बाहर निकाल सकते हैं। चलिए बाबू देखिए, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। समांतर श्रेणी तक हम लोग पहुंच गए हैं। इसके बाद कल की जो हमारी क्लास होगी, समांतर श्रेणी के कुछ और टाइप बचे हुए, इनको लेकर कल पूरी गणित को हम क्या करेंगे, समाप्त करेंगे, है ना। और यह रैपिड रिवीजन आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है। जितने भी बच्चे हैं, आप ऑफलाइन में हैं ही, साथ में जब ये वीडियो अपलोड होगी शाम तक अपलोड हो जाएगी, उसमें भी आप उसको एक बार देख लीजिए, और ताकि आपका मेमोरी 17 फरवरी तक काम करे, है कि नहीं। नहीं तो फिर आप छोड़ दोगे, फिर कहोगे 15 फरवरी के सर एक बार रिवीजन करवा दीजिए, तब तो नहीं होगा, है कि नहीं। इसलिए इसको रिकॉर्ड किया गया है, और कल से लाइव क्लास के जितने बच्चे हैं, आपकी क्लासेस जो भी है शेड्यूल लाइव होगी, समझ गया। चलिए फिर मिलते हैं आप लोगों से कल, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। जी आप लोग का ये टाइम रहेगा।